हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IP एजुकेटर फॉर क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक कोड 065 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल पेपर 10 मैग्नेट ब्रेन सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर की सीरीज में 1 to 9 सैम्पल पेपर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और पेपर 10 आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है यदि आप चाहते हो हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर करना। मतलब 70 में से पूरे 70 मार्क्स को आप IP में स्कोर करना चाहते हो तो सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स। एक भी सैम्पल पेपर मिस मत करना। होप आप सभी ने सारे सैम्पल पेपर्स देख भी लिए होंगे, मे भी आपने सॉल्व भी कर लिए होंगे, राइट। सारे क्वेश्चंस होपफुली आपको समझ में भी आ गए होंगे। किसी में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब ये सैम्पल पेपर्स क्यों आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा फाइनली। क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन यदि आपको करनी है, क्योंकि समय है हमारे पास में कम, अब अप्रॉक्स आपके पास में 2 मंथ बचे हैं, फैब मिड में आपके एग्जाम्स स्टार्ट हो जाने वाले हैं, राइट। तो हमें अब एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ और इस स्ट्रेटेजी में सैम्पल पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्या बेसिकली पैटर्न फॉलो किया गया है आपके पेपर के लिए, कितने सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड है, कितने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से क्वेश्चंस मिलना है, बेसिकली हर सेक्शन में कितने क्वेश्चंस है, कहाँ इंटरनल चॉइस है, किन किन चैप्टर्स से बेसिकली कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको सैम्पल पेपर से आइडिया लग गया होगा, राइट। और यहीं से आपको सारी चीज़ें मिलेगी। तो इसी स्ट्रेटेजी को ध्यान में रख करना कि किन चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस पैटर्न पर पूछ रहे हैं, है ना। वो बेसिकली यदि आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से सारे चैप्टर से क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। और यही हमने सारे सैम्पल पेपर्स में देखा और आज का सैम्पल पेपर में भी हम वही डिस्कस करेंगे, दैट इज पेपर 10। अब यदि इन सारे सैम्पल पेपर्स को आप एक्सेस करना चाहते हो तो वीडियो तो अवेलेबल है ही, साथ ही आप इनको बुक्स ई बुक्स के फॉर्मेट में भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ना सिर्फ सैम्पल पेपर, आप NCERT सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, MCQ बुकलेट वगैरह जो भी आपको एक्सेस करना है वो सभी चीज़ें पॉसिबल है। ना सिर्फ IP बल्कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू ये सारी बुक्स बनाई गई हैं। सो इन्हें एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिखेगा, उस फॉर्म को फिल कर देना अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे ही आपको बुक्स चाहिए टीम आपसे कंसल्ट करेगी और जल्द ही आपको बुक्स ई बुक्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, राइट। सो मैग्नेट ब्रेन्स अब आपके लिए ये चीज़ भी लेकर आया है, राइट। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती थी कि हमें वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं, लाइक वीडियोज़ को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, सिक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा देर तक आप ऑनलाइन नहीं रह सकते हो। सो अब आप इस चीज़ को भी एक्सेस कर सकते हो, राइट। आपकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये भी अब मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए प्रोवाइड किया है। सो जब एग्जाम का पेपर आपके हाथ में आएगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। चाहे आपको इंस्ट्रक्शंस पता है, सारे सैम्पल पेपर सॉल्व किए तो अब इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पता है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, ओके। क्या इंस्ट्रक्शंस है, 3 आवर्स आपको मिलेंगे ऑब्वियस, ठीक है। सारे पेपर्स के लिए आपको 3 आवर्स ही मिलेंगे। अब सभी पेपर्स आपके 80 मार्क्स के होंगे, लेकिन IP आपका कितने मार्क्स का होगा, 70 मार्क्स का होगा। क्यों, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी 70 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल आपका होगा 30 मार्क्स का। सो यू नो वेरी वेल कि 70 मार्क्स कैसे अचीव करना है, उसके लिए तो मैं हूँ, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्ट करूंगी। सारे सैम्पल पेपर्स हमने कर लिए, सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, ना सिर्फ यूट्यूब पे बल्कि magnetbrains.com वेबसाइट पे भी। मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी सारे वीडियो लेक्चर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। 1 शॉट अवेलेबल है, NCERT सॉल्यूशन अवेलेबल है, MCQs, टेस्ट पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एक्सरसाइजेस, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड, सब हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिसकी मदद से आप 70 मार्क्स को स्कोर कर लोगे ईजिली, ओके। सो मैग्नेट ब्रेन्स पे मैं हूँ आपके साथ में 70 मार्क्स कैसे स्कोर करना है उसके लिए।
लेकिन 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल है उसके लिए आप ही को मेहनत करनी है। आपके जैसे बिहेव होगा क्लास में, क्लास टीचर के साथ में कैसा आपका बिहेवियर होगा, आपने क्या इंप्रेशन डाला होगा उन पर, राइट, उसी के अकॉर्डिंग आपको 30 में से मार्क्स मिलेंगे। बिलीव मी 24, 25, 28, 29 इसी रेंज में मार्क्स मिलेंगे। अच्छा है इंप्रेशन, रेगुलर स्कूल गए हो, कॉपी टाइम पे कंप्लीट किए, होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया है ना, सो आपको 29, 30 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। लेकिन यदि आप स्कूल नहीं गए हो, प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है, बहुत मस्ती करते हो, अच्छा बिल्कुल साल नहीं गया आपका, तो आपको 24, 25 मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो 70 कैसे लेकर आना है, जो ज़्यादा वेटेज और स्कोरिंग है वो आपका 70 मार्क्स ही है। यदि ये आपने निकाल लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 मार्क्स में से तो आपको आसानी से मार्क्स मिल ही जाने हैं। देखो एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है, मेन मार्क्स आपकी क्लास टीचर के हाथ में ही होते हैं प्रैक्टिकल के, ठीक है। प्रैक्टिकल डेट्स भी आ गई है तो प्रैक्टिकल भी पढ़ लेना, प्रैक्टिकल्स भी अवेलेबल है, हर एक टॉपिक का प्रैक्टिकल हमने किया है, ठीक है। तो टॉपिक को तभी समझ पाओगे आप, स्पेसिफिकली जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए, माइस्क्यूएल की बात की जाए, तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल तभी समझ में आएगा जब आप उनके कोड को समझोगे, एक बार प्रैक्टिकल करके देखोगे, तब आपको वो चीज़ आसानी से क्लियर होगी, उससे फिर आप लिख भी सकते हो। अब यहाँ कुछ रटने वाला काम नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रटोगे तो तुरंत भूल जाओगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे। तो हर एक चीज़ को समझना, कॉन्सेप्चुअली समझना, जब समझोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्लियर। सो 3 आवर्स का पेपर, 70 मार्क्स मिलना है आपको। अब इन 70 मार्क्स में इस पेपर में टोटल कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, सभी क्वेश्चंस करना कंपलसरी होगा। सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे 35। 3 घंटे में पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं तो बोलती हूँ 3 घंटे भी ज़्यादा होते हैं, आपका पेपर आसानी से 2 से ढाई घंटे के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आसानी से 2 से ढाई घंटे के बीच में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से सुनना, कैसे कंप्लीट हो जाएगा, ये सब स्ट्रेटेजी मैंने बताई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जिसमें मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है, उससे ध्यान से समझो, उस स्ट्रेटेजी को देखो और उसके अकॉर्डिंग अपनी आज से ही प्लानिंग करना शुरू कर दो। अब प्लानिंग करने का भी समय गया, टारगेट बनाओ कि मुझे आज इस चैप्टर में इतने टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, वन शॉट्स वगैरह देखो चैप्टर्स के जो नहीं बनते हैं, है ना, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करोगे आज से ही, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में पूरे 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आ जाओगे। फाइन। सो स्ट्रेटेजी में बता चुकी हूँ, 35 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये 35 क्वेश्चंस अरेंज होंगे कितने सेक्शंस में, 5 सेक्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। 5 सेक्शंस आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। हर एक सेक्शन की क्या खासियत है, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस होंगे वो देख लो। सेक्शन ए आपका होगा एमसीक्यू बेस्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप समझते हो ना, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ऑप्शन आपको करेक्ट टिक करके आना है। सेक्शन बी सी डी ई आपके होंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर बेस्ड। कैसे, सब्जेक्टिव टाइप समझते हो, क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर लिखना है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो सब आपके सेक्शन बी सी डी ई में आएंगे। सो सेक्शन ए होगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको यहाँ मिलना है, 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग, टोटल क्वेश्चन 1 to 18 आपको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे। सेक्शन बी में आपको मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग होंगे। क्वेश्चन 19 से क्वेश्चन 25 आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी में आ जाओ, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क ईच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा, यहाँ 24 मिलेंगे, 25 से 35 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। सेक्शन डी होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 5 मार्क के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन होंगे, 31 से 33 तक क्वेश्चंस आपको लॉन्ग मिलेंगे। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये केस बेस्ड होंगे, सोर्स बेस्ड होंगे, जिसमें 34 और 35 2 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क के अकॉर्डिंग। 34-35 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाना है। तो ऐसा कुछ डिवीजन होगा पेपर का, है ना। सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन 1 मार्क ईच के अकॉर्डिंग एमसीक्यू बेस्ड, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क ईच। सेक्शन सी में आ जाओ, 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क ईच के अकॉर्डिंग। सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 मार्क के अकॉर्डिंग। सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क के अकॉर्डिंग, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे ये, ठीक है। 35 में और 34 में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यहाँ पर ऑल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स करना है सब पाइथन प्रोग्रामिंग में ही करना है। जो पाइथन से रिलेटेड कोड लिखने को आ गया, कुछ आउटपुट बताने को आ गया, तो आपको पाइथन में ही करना है, या माइस्क्यूएल की क्वेरी है तो उसमें में करना, राइट। चाहे आपको C++, जावा कोई सी भी लैंग्वेज आती हो, लेकिन कोड आपको किस में करना है, पाइथन में करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हमने वही पढ़ा। सो इंस्ट्रक्शंस क्लियर, सारे सैम्पल पेपर्स देखे हैं, इंस्ट्रक्शंस अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
फिर भी एक बार बोर्ड एग्जाम में जब पेपर आएगा हाथ में तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना, ओके। क्या पता है कुछ चेंज मिल जाए, वैसे तो नहीं मिलेगा क्योंकि सैम्पल पेपर्स आपके बोर्ड एग्जाम के सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है उसी पर बेस्ड है, पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ना इज अ गुड हैबिट, राइट। नाउ सेक्शन ए को स्टार्ट कर लेते हैं अब हम, जिसमें 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू बेस्ड कितने क्वेश्चन मिलना है, 1 to 18। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 to 16 तो प्रॉपर एमसीक्यूज होंगे, लेकिन जो 17 और 18 वाला क्वेश्चन होगा वो आपका एआर बेस्ड होगा, मतलब असर्शन रीजन बेस्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसी बार से असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आपके आईपी पेपर में रखे गए हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, पाइथन पेंडास वॉज डेवलप्ड बाय, पाइथन लाइब्रेरी जो है, पाइथन पेंडास की जो लाइब्रेरी है वो किसने डेवलप किया है। हमें अच्छे से पता है कि पाइथन प्रोग्रामिंग को डेवलप किया है जिसने, उसके डेवलपर है गाइडो वॉन रॉसम, तो ये तो पाइथन लैंग्वेज के डेवलपर है ना। सो ट्रेविस ओलिफेंट और ब्रैंडन ईच, ये क्या है, मोस्ट फेमस बिजनेस पर्सन है, एक टेक्नोलॉजिकल इंजीनियर है, राइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा सी, दैट इज वेस मैकिनी। वेस मैकिनी ने पाइथन पेंडास लाइब्रेरी को इन्वेंट किया है, डेवलप किया है, राइट। सो ध्यान रखना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि पेंडास ही आपके सिलेबस में है, जिसमें सीरीज डेटा फ्रेम पे हमने वर्क किया है, प्रैक्टिकल भी समझा है। तो 2 ही चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं यहाँ पर, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, यदि ये क्वेश्चन होता तो गाइडो वॉन रॉसम को टिक करके आते हैं। पाइथन पेंडास लाइब्रेरी को किसने क्रिएट किया, तो वेस मैकिनी ने क्रिएट किया है, ओके। नाउ नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल, ओके। अब सीरीज पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, एनिमल नाम की ये एक सीरीज यहाँ पे क्रिएटेड है, किस नाम से क्रिएट किया है इसको, एनिमल नाम की एक सीरीज आपको यहाँ पर दिख रही है, जिसमें इंडेक्सेस हैं LBETW, ये क्या हो गए, सीरीज के इंडेक्स हो गए, और सीरीज की जो डेटा वैल्यूज है वो ये डेटा वैल्यूज है, लायन, बियर, एलिफेंट, टाइगर, वॉल्फ, ओके। अभी आपको एक सीरीज दिख रही है एनिमल नाम से। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, इस कमांड का आउटपुट आपको बताना है क्या आएगा। कमांड देख लो, प्रिंट एनिमल, एनिमल्स वाली सीरीज से आपको क्या प्रिंट करवाना है, आपको यहाँ प्रिंट करवाना है कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, ठीक है। 2 कॉलन लगे हुए हैं और यहाँ -3 लगा हुआ है, मतलब आपको एलिमेंट्स को एक्सेसिंग करना है। यहाँ पर एक्सेसिंग द एलिमेंट फ्रॉम सीरीज पढ़ा है ना, एक वीडियो बनाया है प्रॉपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से एक्सेस कर लेना। सो एनिमल वाली सीरीज से हमें एक्सेस करना है यहाँ पर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वैल्यूज को पर्टिकुलर सीरीज से। सो सीक्वेंस क्या है, जब यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, ये स्टार्ट वैल्यू होती है, ये एंड वैल्यू होती है, कि कहाँ से कहाँ तक आपको सीरीज में से इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस करना है। तो यहाँ हमने कोई स्टार्ट और एंड इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब कि पूरी सीरीज सिलेक्ट हो जाएगी, कंप्लीट सीरीज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, सारे एलिमेंट आप एक्सेस करने वाले हो। थर्ड देखो यहाँ लिखा है -3, तो ये हो गया किस स्टेप के अकॉर्डिंग आप एक्सेस करोगे, तो यहाँ पे जिस स्टेप के अकॉर्डिंग हम एक्सेस करेंगे वो -3, मतलब आप उल्टा सीरीज को एक्सेस करने वाले हो, ठीक है, ऑपोजिट ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप 3 स्टेप्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट को एक्सेस करोगे। तो -1 के अकॉर्डिंग वुल्फ एक्सेस होगा, फिर 2, 3 2 एक्सक्लूड हो जाएंगे, बीच के स्कीप हो जाएंगे, और उसके बाद आपको एक्सेस होगा बी, बियर। समझ में आया? तो पहले तो वुल्फ मिलेगा -1 पे, इसी के अकॉर्डिंग 2, 3 ये स्कीप हो गए, फिर आपको मिलेगा बियर। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो ये कोड लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम जिन्हें एक्सेस करेंगे वो वुल्फ और बियर, ये 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे -3 स्टेप्स से आपको स्कीप करके आगे बढ़ना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो देख लेते हैं आउटपुट क्या होगा इसका। ऑप्शंस दिए हुए आपको, LT लायन टाइगर, BE बियर एलिफेंट, WB वुल्फ बियर, WT वुल्फ टाइगर। तो जैसा अभी हमने एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग आंसर C करेक्ट होना चाहिए। ओके, सो C इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि ऑपोजिट ऑर्डर में आप आगे बढ़ रहे हो, -3 स्टेप से आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला एलिमेंट लास्ट में आपको बियर मिल रहा है, वुल्फ मिल रहा है, और उस फिर 2 छोड़ के आपको ऊपर कौन सा मिल रहा है, वुल्फ मिल रहा है। ओके, समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डैश इज यूज्ड फॉर 2D प्लॉट्स इन पाइथन। पाइथन में 2D प्लॉट्स को यूज करने के लिए किसका, मतलब 2D प्लॉट्स ड्रॉ करने के लिए किसका यूज करते हो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? किस लाइब्रेरी का यूज करते हैं हम? पेंडास का, टीक इंटर का, मैथ का, या मैटप्लॉटलिब का? तो यहाँ पे हमने चैप्टर 3 में डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग विच लाइब्रेरी, कैसे आप डेटा को विजुअलाइज करते हो, प्लॉट्स बनाते हो, ग्राफ्स बनाते हो, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की मदद से। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की मदद से ही आप क्या कर सकते हो, ग्राफ चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बार एच, बार
प्लॉट फंक्शन, स्कैटर फंक्शन, लाइन फंक्शन, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए बॉक्स प्लॉट होता है, हिस्टोग्राम होता है, हिस्ट फंक्शन होता है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप के चार्ट ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हो। पंडास लाइब्रेरी की मदद से हम डेटा को हैंडल कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर करके आप एक्सेस कर सकते हो, जिसमें सीरीज डेटा फ्रेम होता है। मैथ एक लाइब्रेरी होती है, फंक्शंस भी आप यहाँ पे मैथ के फंक्शंस आपको मिल जाते हैं, राइट। तो ये ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस क्या हो गया आपका, मैटप्लॉटलिब, जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ, वी अप्लाई द एग्रीगेट फंक्शन टू अ ग्रुप ऑफ सेट्स ऑफ टपल्स यूजिंग द क्लॉज। ओके, किस क्लॉज की मदद से, किस क्लॉज का यूज करके आप डिफरेंट सेट्स पर एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हो। तो एग्रीगेट फंक्शन क्लियर है अच्छे से या नहीं है? MySQL में हमने 2 टाइप के फंक्शन देखे थे, सिंगल रो फंक्शन, मल्टीपल रो फंक्शन। तो बेसिकली मल्टीपल रो फंक्शन को ही एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, जिसमें हमने 5 फंक्शंस को डिस्कस किया था। कौन कौन से फंक्शंस थे जिन्हें हमने डिस्कस किया था? सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट। अब इन फंक्शंस को ग्रुपिंग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम जिस क्लॉज का यूज करते हैं, जिसकी मदद से आप इन फंक्शंस को एक्सेस कर पाते हो, उसके लिए ग्रुपिंग के लिए बेसिकली किस क्लॉज का हम यूज करते हैं यहाँ पर? ग्रुप बाय ग्रुप, ग्रुप सेट, ग्रुप एट्रीब्यूट। तो MySQL में एक ही क्लॉज है ग्रुपिंग के लिए जो यूज किया जाता है और बहुत ज्यादा फेमस है, जिस पर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, वो है दैट इज ग्रुप बाय फंक्शन। तो ग्रुप बाय फंक्शन जब भी यूज किया जाता है तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज किया जाता है। दूसरी चीज, इसमें भी यदि आपको ग्रुप में भी कुछ फिल्ट्रेशन करना है, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, तो हैविंग क्लॉज का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखो, इन पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रुप बाय को आप एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हो। एग्रीगेट फंक्शन, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन होगा आपके? सम, मिन, मैक्स, एवरेज और काउंट, यही एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, ठीक है। इनके अलावा कोई नहीं पढ़े हमने। इनके अलावा जो भी फंक्शन यदि आपको दिखेंगे ना, तो वो सभी आपके सिंगल रो फंक्शंस हो जाएंगे, राइट। ग्रुप बाय फंक्शन को हम इन फंक्शंस के साथ तो यूज करते ही, बिना इसके यूज नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, यदि ग्रुप बाय में आपको और स्पेसिफिक कंडीशन देनी है, ग्रुप में और फिल्टर करना है वैल्यूज को, तो हम यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, जिसका यूज करके वो होता है हैविंग क्लॉज। जैसे सिलेक्ट पे वेयर के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करते हो, वैसे यहाँ पे ग्रुप बाय में एग्रीगेट फंक्शन के साथ साथ यदि कंडीशन स्पेसिफाई करना है तो हैविंग का यूज करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। ग्रुप बाय जिनके साथ यूज किया जाता है वो एग्रीगेट फंक्शन और हैविंग क्लॉज होता है, ध्यान रखना। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वैल्यूज डज द काउंट कॉलम नेम फंक्शन इग्नोर? मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो काउंट फंक्शन जिस तरीके से यूज किया गया है, ये किस वैल्यू को इग्नोर करता है? सो काउंट फंक्शन को हम बहुत अच्छे से समझते हैं अब, कि काउंट को 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो। काउंट फंक्शन का बेसिकली काम होता है क्या? टेबल में टोटल नंबर ऑफ कितने रिकॉर्ड्स हैं उन्हें काउंट करना। जब काउंट स्टार पैरामीटर पास कर देते हो तो ये नल वैल्यूज को काउंट कर लेता है ना, यहाँ पे नल वैल्यूज काउंट होती है। लेकिन जब यहाँ पे आप कोई कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हो और कॉलम में कितनी वैल्यूज है उसे काउंट करना चाहते हो, तो ये कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होती है उन्हें काउंट करता है एक्सेप्ट नल वैल्यूज, है ना। सो ये नल वैल्यूज को छोड़कर सारे रिकॉर्ड्स को काउंट करता है। विदाउट नल वैल्यूज आपको आंसर रिटर्न करता है। सो यहाँ पे आपको यही फॉर्मेट पूछा है कि दिस फंक्शन इग्नोर्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू? ऑप्शन ए रिपीटेटिव वैल्यूज, ऑप्शन बी नल वैल्यूज, सी कैरेक्टर्स, डी इंटीजर्स। सो अभी हमने क्या देखा कि नल वैल्यूज को छोड़कर नल वैल्यूज को इग्नोर करता है ये फंक्शन जब आप काउंट में क्या स्पेसिफाई करते हो, किसी कॉलम का नाम स्पेसिफाई करते हो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे भी किसी भी फॉर्मेट में आपसे काउंट फंक्शन को पूछा जा सकता है, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कैसे पूछा गया है। ओके, नाउ सिक्स्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज इन MySQL? MySQL में ग्रुप बाय क्लॉज का क्या मतलब होता है? तो ग्रुप बाय क्लॉज रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग के लिए यूज किया जाता है। जब आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज चाहिए होती है तब हम ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करते हैं। इसको एग्रीगेट फंक्शन के साथ, हैविंग क्लॉज के साथ यूज करते हैं। सो क्या मतलब होता है ग्रुप बाय क्लॉज का? ए ऑप्शन दिया है, ग्रुप डेटा बाय कॉलम वैल्यूज, ग्रुप डेटा बाय रो वैल्यूज, ग्रुप डेटा बाय कॉलम एंड रो वैल्यूज, नन ऑफ दिस। सो ग्रुप बाय क्लॉज हमेशा कॉलम पर अप्लाई किया जाता है। कॉलम में जो वैल्यूज हैं, रिपीटेड वैल्यूज हैं, उनके ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं, राइट। सो ग्रुप डेटा बाय कॉलम वैल्यूज। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। फाइन। नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ, द मेन कंप्यूटर इन एनी नेटवर्क इज कॉल्ड एज? किसी भी नेटवर्क में जो मेन कंप्यूटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं, सर्वर कहते हैं, स्विच कहते हैं या हब कहते हैं?
सो मेन कंप्यूटर नेटवर्क में, जिसकी मदद से नेटवर्क में डेटा कम्युनिकेट कर होता है बेसिकली, है ना। सो नेटवर्क में जिस टर्मिनोलॉजी में कंप्यूटर्स अरेंज होते हैं, जिस आर्किटेक्चर में कंप्यूटर्स होते हैं, उसे हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो मेन कंप्यूटर हुआ वो कौन सा होता है, सर्वर, जो सारे क्लाइंट्स के जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड है उनको उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, देख लो, है ना, क्योंकि नेटवर्क किस आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर, जिसमें मल्टीपल क्लाइंट सिस्टम होते हैं और एक सर्वर सिस्टम होता है, और सर्वर का ही काम होता है सारे क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट को फुलफिल करना, है ना, सारे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स सेंड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सो सर्वर इज द मेन कंप्यूटर। ओके, नाउ रिपीटर इज अब रिपीटर क्या है, रिपीटर हम सभी को पता है अच्छे से कि जब नेटवर्क में आप बात करते हो, नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने की, डेटा ट्रांसफर होता है नेटवर्क में, ठीक है, तो वहां पर यदि सिग्नल्स कभी वीक होते हैं तो उन सिग्नल्स को रिपीट करने का काम, रीजनरेट करने का काम रिपीटर का होता है। तो रिपीटर क्या हुआ, प्रोटोकॉल हुआ, नेटवर्क डिवाइस है, एप्लीकेशन है, या नन ऑफ दिस है। सो रिपीटर यहाँ पर एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जिसकी मदद से सिग्नल्स रीजनरेट होते हैं, है ना। जब लॉन्ग डिस्टेंस पर नेटवर्क में कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं और सेंडर सिस्टम रिसीवर सिस्टम तक डेटा को सेंड करता है, एट दैट टाइम यदि बीच में कभी सिग्नल्स वीक होते हैं तो वहीं पर रिपीटर यदि लगा होता है नेटवर्किंग डिवाइस, तो वो उन सिग्नल्स को रीजनरेट कर देता है, ठीक है। सो मेरी बात समझ में आ गई, रिपीटर क्या हुआ, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ना कि प्रोटोकॉल है, ना ही एप्लीकेशन है। रिपीटर के अलावा यहाँ पे क्वेश्चन आपसे राउटर, हब, स्विच, गेटवे, ब्रिज, किसी के लिए भी पूछा जा सकता है ये। ओके, नाइन्थ, द डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। डिजिटल फुटप्रिंट जो कि सेव होती है वो इनमें से कौन सी लोकेशन पर सेव होती है, डाउनलोडेड फोल्डर में, यूजर अकाउंट में, ब्राउजर सेटिंग एंड वेब ब्राउजर में, या गूगल ड्राइव पर। सो डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कहाँ होती है, जब भी आप कोई नेट सर्फिंग करते हो या फिर आपने कोई सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट मतलब आपका कुछ इन्फॉर्मेशन डिजिटली स्टोर हो जाता है, ठीक है, जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो वो बेसिकली डाउनलोडेड फोल्डर में होती है, यूजर अकाउंट में होती है, ब्राउजर सेटिंग्स में एंड वेब सर्वर पर होती है, गूगल ड्राइव पर। तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी ब्राउजर सेटिंग्स एंड वेब ब्राउजर पर होती है, ठीक है, वेब सर्वर पर। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, क्योंकि आप सारी जो वेबसाइट्स है उन्हें आप वेब ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करते हो, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर जिसे हम वेब क्लाइंट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। ब्राउजर नहीं होगा तो सर्वर पर क्या इन्फॉर्मेशन है उसे कैसे एक्सेस कर पाओगे, राइट। तो ब्राउजर सेटिंग एंड वेब सर्वर, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी सर्वर सिस्टम पे जाके स्टोर हो जाती है। ओके, सो द डिजिटल फुटप्रिंट कैन बी सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, ब्राउजर सेटिंग्स एंड वेब सर्वर। ओके, नाउ 10th, द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर्स। ओके, सोसाइटल इंपैक्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन, आईपीआर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किन टर्म्स को कवर करता है, ऑप्शंस में से बताना है आपको, कॉपीराइट्स को, ट्रेडमार्क्स को, पेटेंट्स को, या ऑल ऑफ दिस। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आप कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सारी चीज़ों पर होता है। डिजिटली अगर ये सारी चीज़ें होती है तो सभी पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम डिफाइन कर सकते हैं, ओके। क्योंकि हर एक यूज़र अपने अकॉर्डिंग किसी न किसी चीज़ को डिज़ाइन करता है, उसका इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, बुक हो सकता है, लिटरेरी हो सकता है, एनीथिंग, राइट। और उस पर उसी के राइट्स होते हैं जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नाम से जानते हैं। वो ट्रेडमार्क भी हो सकता है, पेटेंट भी हो सकता है, ओके। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सुहाना इज डाउन विथ फीवर, so she decided not to go to school next day. Okay, next day in the evening she called up her classmate Shaurya and inquired about the computer class. Fine, इतना हमें समझ में आ गया कि सुहाना को फीवर आ गया तो वो नेक्स्ट डे स्कूल नहीं गई, और उस दिन स्कूल में क्या पढ़ाया उसने अपने क्लासमेट से पूछा, शौर्य से। शी ऑल्सो रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, इवन जो पढ़ाया वो कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा शौर्य से। शौर्य ने क्या बताया, शौर्य सेड मैम टॉट अस हाउ टू यूज टपल्स इन पाइथन, मैम ने पाइथन में टपल्स को कैसे यूज किया जाता है उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया, समझाया। फर्दर ही जनरसली सेड गिव मी सम टाइम, आई विल ईमेल यू द मटेरियल व्हिच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टपल्स इन पाइथन। शौर्य बोलता है मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूंगा कि मैम ने क्या पढ़ाया है आज उससे रिलेटेड, ठीक है। शौर्य क्विकली डाउनलोडेड 2-minute क्लिप फ्रॉम द इंटरनेट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टपल्स इन पाइथन। शौर्य ने क्या किया यहाँ पर, क्विकली एक 2 मिनट का क्लिप इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया, ओके। और यूजिंग वीडियो एडिटर, उस क्लिप को डाउनलोड करने के बाद वीडियो एडिटर पे गया, ही एडेड द टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय शौर्य, उस वीडियो पे उसने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया कि ये वीडियो उसके थ्रू प्रिपेयर किया गया है, उसने ये टेक्स्ट ऐड किया प्रिपेयर्ड बाय शौर्य इन द डाउनलोडेड वीडियो क्लिप। देन ही ईमेल्ड द मॉडिफाइड वीडियो क्लिप टू सुहाना, और फिर उस मॉडिफाइड क्लिप को जिसपे उसने अपना नाम चिपकाया उसको शेयर कर दिया किसको, सुहाना को।
दिस एक्ट ऑफ द शौर्य इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो शौर्य ने काम किया कि इंटरनेट से एक वीडियो को डाउनलोड किया, उसको चेंज किया, अपने नाम से रिप्रेजेंट करके दूसरों को बताया, इसको आप क्या कहोगे? क्या ये एक फेयर यूज है, हैकिंग है, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है, या साइबर क्राइम है? सो यहाँ पे ये हम किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं? कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का। मतलब जो वीडियो उसने कॉपी किया, डाउनलोड किया, कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी का कॉपीराइट मटेरियल होगा, उसको उसने अपने नाम से रिप्रेजेंट कर दिया बिना उसकी परमिशन के, राइट? सो ये क्या हो गया? आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, सो बहुत ध्यान रखना है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रेडमार्क प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय डैश सिंबल। ओके, ट्रेडमार्क को किससे डिनोट किया जाता है? कौन से सिंबल से? सारे सिंबल्स आपके सामने दिख रहे हैं, टीएम करके इस तरीके से, आर लिखा हुआ है या ये, या फिर सी से, या एक्सक्लेमेटरी मार्क से, या नन ऑफ दिस से। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा नहीं, सी कॉपीराइट के लिए होता है बच्चा ये, और टीएम से और आर से ही हम ट्रेडमार्क को शो करते हैं। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ट्रेडमार्क का साइन क्या होता है? ट्रेडमार्क का साइन या तो ये होता है या तो ये होता है, राइट? जब भी कोई हम ट्रेडमार्क या कोई लोगो डिफाइन करना चाहते हैं तो आपने ये साइन देखा होगा जनरली। ओके, 30th, dash is the cyber crime in which a target or targets are contacted by email। अब यहाँ पे एक साइबर क्राइम की बात हो रही है, साइबर क्राइम क्लियर है अच्छे से? ओके, सो डैश इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट और टारगेट्स आर कॉन्टैक्टेड बाय ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेजेस by some posing as a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data such as personally identifiable information, banking and credit card details and password। वो साइबर क्राइम का आपको नाम बताना है जिसमें ईमेल के थ्रू, टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू टारगेट किया जाता है यूजर को, और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन या बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड क्रेडेंशियल, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर पासवर्ड्स, ऐसे सेंसिटिव डेटा को चुराया जाता है। ठीक है, सो इस टाइप के साइबर क्राइम को हम क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म कहते हैं, फिशिंग कहते हैं, साइबर स्टॉकिंग कहते हैं, या हैकिंग कहते हैं। सो यहाँ पर ईमेल के थ्रू, टेलीफोन, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू यदि कोई साइबर क्राइम होता है, जैसे ईमेल में आपको कोई लिंक भेज दी, भाई इस लिंक पे क्लिक करो तो आप करोड़पति बन जाओगे, है ना, ऐसे कोई लिंक आती है तो आपको बिल्कुल अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहली बात, ईमेल में स्पैम फोल्डर को टाइम टू टाइम क्लियर करते रहना है, जंक मेल्स वगैरह हटाते रहना है, राइट? सो इस टाइप के अटैक को हम क्या कहते हैं? फिशिंग अटैक कहते हैं, राइट? समझ में आ गया? प्लेजरिज्म, किसी और के वर्क को अपना नाम बता के प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म, जिसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के नाम से भी जानते हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग का मतलब किसी के साथ में बदमाशी करना, ऑनलाइन रहकर, और किसी को परेशान करना, हर्ट करना, उल्टे सीधे कमेंट करना, राइट? ये आपके साइबर स्टॉकिंग में आ जाता है। हैकिंग में अनऑथराइज्ड यूजर, जिसे परमिशन नहीं है फिर भी वो जबरदस्ती एक्सेस करना चाहता है किसी की वेबसाइट को, किसी के वर्क को, ठीक है, किसी के सॉफ्टवेयर को जिसको परमिशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। ठीक है, तो यहाँ कुछ मेलवेयर सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई, फिशिंग का मतलब समझ में आ गया? फाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ माई स्किल का क्वेश्चन है, आपको आउटपुट बताना है। सिलेक्ट कमांड में लिखा हुआ है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन में देखो क्या दिखा हुआ है, एक ग्रूमिंग नाम का स्ट्रिंग दिख रहा है आपको, ठीक है? तो इस स्ट्रिंग में से आपको क्या करना है? लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि लेफ्ट फंक्शन का काम होता है स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से जितने भी कैरेक्टर आप यहाँ मेंशन करोगे ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो यहाँ मेंशन करोगे उतने कैरेक्टर सर्च कर लेना। तो G1 R2, तो 2 कैरेक्टर आपके सर्च हो गए, दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। लेफ्ट फंक्शन स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप स्पेसिफाई करते हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज GR रिटर्न होगा आपको यहाँ पर। सो एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग आपको लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करनी है, तो लेफ्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग के फर्स्ट से। और यहीं पर यदि राइट साइड से स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना होता तो हम लेफ्ट की जगह राइट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ओके, नाउ 15th क्वेश्चन, अ कॉलम AVJ कंटेन्स द वैल्यू 68768। अ कॉलम AVJ मतलब टेबल में एक एवरेज नाम का कॉलम है 68768, ये एक टेबल का कॉलम है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फाइन, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी। इस क्वेरी को ध्यान से देखो और इस क्वेरी के अकॉर्डिंग इस कॉलम से क्या वैल्यू मिलेगी आपको वो बताना है, आउटपुट बताना। तो सिलेक्ट AVJ मतलब एवरेज फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है। एवरेज फंक्शन इस कॉलम पे अप्लाई होगा, ठीक है, मतलब कि इस कॉलम की सारी वैल्यू प्लस होगी और कितनी वैल्यूज है टोटल 3 to 5 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो कि एवरेज आपको AVJ वाले कॉलम का कैलकुलेट करवाना है, लेकिन वो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज का। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ गए ना,
डिस्टिंक्ट का मतलब सिर्फ यूनिक वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट होगा, ओके, फ्रॉम डेटा टेबल। तो यहाँ पे यूनिक वैल्यूज क्या है आपकी 6, 8, 7, इन्हीं वैल्यूज का टोटल होगा। कितना हो जाएगा टोटल? 8, 6, 14, 14 और 7, 21, राइट, डिवाइड बाय 3, सो 3 7s are 21। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, टोटल नंबर्स को क्या कर लेते हैं हम, प्लस कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर लेते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो इस कॉलम में जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज थी वो थी 6, 8, 7, बाकी 6 8 रिपीट हो रहा है। उन डिस्टिंक्ट वैल्यूज का एडिशन हुआ डिवाइड बाय जितने नंबर्स थे, टोटल 3 नंबर से, उससे डिवाइड हुआ, तो आपका जो आंसर आया, जो एवरेज निकल के आया, वो आया 7। सो इस डिस्टिंक्ट क्लॉज की मदद से 5 वैल्यूज का एडिशन नहीं हुआ, सिर्फ यूनिक वैल्यूज का एडिशन हुआ है। तो ये डिस्टिंक्ट का मतलब समझ में आ गया ना? ओके, ऐसे जब काउंट के साथ डिस्टिंक्ट लग जाता है तो सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही काउंट होती है। सम, एवरेज, मिन, मैक्स जिसके साथ भी आप डिस्टिंक्ट का यूज करते हो तो सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड्स को ही कंसीडर किया जाता है। ओके, सो क्लियर है अच्छे से? फाइन। 16th देखो, टू सॉर्ट अ रिजल्ट सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी कैन यूज कीवर्ड विद ऑर्डर बाय क्लॉज। टू सॉर्ट अ रिजल्ट सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, रिजल्ट सेट को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हो ना? तो ऑर्डर बाय क्लॉज का आप कौन सा कीवर्ड यूज करोगे यहाँ पर? सो जैसे कि हमें पता है क्या, कि ऑर्डर बाय क्लॉज की मदद से आप रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करते हो, अरेंज करते हो। डिफॉल्ट कैसे सॉर्टिंग होती है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए आप जिस कीवर्ड का यूज करते हो वो ASC होता है। क्या होता है? ASC। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग के लिए हम जिस कीवर्ड का यूज करेंगे वो होगा DESC। ओके, प्रीवियस सैंपल पेपर में सेम क्वेश्चन हमने असेंडिंग के लिए देखा था और अब इस सैंपल पेपर में हम यही सेम क्वेश्चन को डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए देख रहे हैं। सैंपल पेपर प्रीवियस देखा है तो आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा सकता है। फाइन, सो समझ में आ गया स्पेसिफिकली कि जब भी आपको किसी कॉलम को सॉर्ट करना है, सपोज आपको सैलरी वाले कॉलम को सॉर्ट करना है एम्प्लॉय टेबल के, तो ऑर्डर बाय सैलरी लिखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी डिफॉल्ट। लेकिन यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आपको DESC लिखना पड़ेगा। जब ये लिखोगे तब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग हो जाएगी, है ना? समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। डन। 17th क्वेश्चन और 18th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे सेक्शन ए के। अब ये दोनों क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन और रीजन आपको दिया रहेगा, दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना। पहले फाइंड आउट करना क्या, कि असर्शन ट्रू है या रीजन ट्रू है। ठीक है, जो भी ट्रू होता है ना? सो असर्शन ट्रू है या रीजन फॉल्स है। रीजन फॉल्स है तो असर्शन ट्रू है। पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया। अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी होगा या तो डी होगा। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। बट व्हाट इन केस दोनों ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू होते हैं, असर्शन भी ट्रू होता है, रीजन भी ट्रू होता है, तब क्या देखोगे? तब देखना कि जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब दोनों ट्रू होते हैं, बोथ आर ट्रू, असर्शन रीजन, तब क्या देखोगे कि रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो यदि ये एनालाइज कर लिया तो इसी पर बेस्ड चारों ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सो इसी के बेस्ड आपको असर्शन रीजन को समझना होगा। तो पहला असर्शन हम देख लेते हैं क्या दिया है। मैश टोपोलॉजी ऑफर्स एक्सीलेंट कनेक्टिविटी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ये क्वेश्चन आपका इंटरनेट एंड वेब वाले चैप्टर पर बेस्ड है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की टोपोलॉजीज पढ़ी थी। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं असर्शन में मैश टोपोलॉजी की। क्या मैश टोपोलॉजी आपको ऑफर करती है एक एक्सीलेंट कनेक्टिविटी लॉन्ग डिस्टेंस में कंप्यूटर्स की। मैश टोपोलॉजी की मदद से आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर पाते हो, राइट, एक नेटवर्क फॉर्म कर पाते हो। तो इसमें जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसमें लॉन्ग डिस्टेंसेज में जितने भी कंप्यूटर्स एक्सीलेंट वे में कनेक्टेड होते हैं। यस, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हर एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्टेड होता है। सो ये तो बिल्कुल ट्रू लिखा है, हमने देखा है। बस, स्टार, रिंग, बाकी जो टोपोलॉजीज है उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये एक्सीलेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, राइट। अब रीजन देख लेते हैं, क्या रीजन भी इसी के बिहाफ में लिखा हुआ है। इन मैश टोपोलॉजी ईच नोड इज कनेक्टेड टू मोर देन वन डिवाइस। क्या बताया मैंने कि मैश टोपोलॉजी में हर नोड एक से ज्यादा डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है। सो यस, ये भी ट्रू लिखा हुआ है ना भाई। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? मैश टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। हर कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। देखो यहाँ पे ये सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक मैश टोपोलॉजी क्रिएट हो रही है। ओके, अब कितने भी कंप्यूटर्स आप देख लो सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होंगे। ओके, सो एक एक्सीलेंट वे होता है जिसमें कंप्यूटर्स आपस में फास्टली स्पीडली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं।
सो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। कैसे पता चला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? क्योंकि यहाँ भी मैश टोपोलॉजी के बारे में बताया गया है, और मैश टोपोलॉजी में ये एक्सीलेंट कनेक्टिविटी क्यों प्रोवाइड करता है? बिकॉज रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ में कनेक्टेड होते हैं। तो रीजन भी समझ में आ गया ना? सो यस, बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दैट इज बी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। ए में हमने देखा ना कि ए और आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया अच्छे से? नाउ नेक्स्ट 18th देखो, असर्शन दिया हुआ है अ बार ग्राफ शोज कंपैरिजंस अमंग डिस्क्रीट कैटेगरीज। ओके, जो बार ग्राफ है वो शो करता है कंपैरिजंस को अमंग डिस्क्रीट कैटेगरीज। बार ग्राफ सभी ने देखा है ना, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी में हमने बार ग्राफ को पढ़ा है। ओके, तो डिस्क्रीट जो कैटेगरीज हैं उनके बीच में कंपैरिजन को शो करता है बार ग्राफ। यस, वन एक्सिस ऑफ द चार्ट शोज द स्पेसिफिक कैटेगरीज बीइंग कंपेयर्ड। अब यहाँ पे जो एक्सिस है, ये एक एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है। सो वन एक्सिस ऑफ चार्ट शोज द स्पेसिफिक कैटेगरी बीइंग कंपेयर्ड। तो यहाँ पे जो एक एक्सिस होती है, क्या वो कंपैरिजन के लिए शो होती है? सो इसके अकॉर्डिंग देखो, असर्शन ट्रू देखा हमने, रीजन भी हमें क्या लग रहा है? ट्रू लग रहा है। अब ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? सो यस, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर, कि रीजन और असर्शन दोनों ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि यहाँ भी हम बार ग्राफ की बात करें जो कि डिस्क्रीट कैटेगरीज को डिफरेंशिएट करता है, कंपैरिजन करता है ना? यहाँ देखो, ये कंपैरिजन शो हो रहा है आपको इस पॉइंट पे, यहाँ कंपैरिजन शो हो रहा है इस पॉइंट पे, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। तो अलग अलग कैटेगरी में आपको कंपैरिजन दिख रहा है। अब ये कंपैरिजन के लिए यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को यूज किया जाता है, राइट? तो एक एक्सिस भी काफी होती है एक स्पेसिफिक कैटेगरी को डिस्क्राइब करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। ओके, सो दोनों क्या हो गए? ट्रू है, और रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो दो ही क्वेश्चन आपको एआर बेस्ड मिलेंगे, एक इंटरनेट एंड वेब से मिलेगा और दूसरा आपको पेंडास से मिलेगा। ठीक है, नाउ सेक्शन बी पे आ गए अब हम। सेक्शन बी दैट इज 2 मार्क ईच के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फिनिश हो गए जो सेक्शन ए में है। अब आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो रहे हैं। सेक्शन बी सी डी ई में आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, उनका आंसर लिखना होगा। 7 क्वेश्चंस यहाँ हम डिस्कस करेंगे 19 से लेकर 24 तक। ओके, सो क्वेश्चन 19, व्हाट इज अ सर्वर? सर्वर क्या होता है? So server is a computer or a system that provides resources, data, services or programs to other computers known as clients over a network. अब हमें अच्छे से पता है कि सर्वर वो सिस्टम होता है, एक मेन सिस्टम होता है जिससे सारे क्लाइंट सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, जिससे सारे क्लाइंट सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, और इन सभी सिस्टम को रिसोर्सेज, डेटा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? सर्वर सिस्टम ही करता है। तो नेटवर्क में का जो आर्किटेक्चर है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर बेस्ड होता है। ठीक है, सो अ सर्वर में भी डिजाइन टू अ सिंगल टास्क सच एज अ मेल सर्वर which accepts and stores email and then provides it to requested client. There are different types of server as file server, print server, database server, etc. अब सर्वर के पास में सोचो इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पर सर्वर को भी डिवाइड किया गया है, मतलब उसके टास्क को डिवाइड किया गया है। वो पार्ट, वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो कि फाइल्स को एक्सेस करता है, फाइल्स को मैनेज करता है, स्टोर करके रखता है। क्लाइंट की कोई भी रिक्वेस्ट आती है किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए, तो वो फाइल सर्वर के साथ में सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल किया जा सकता है। ठीक है, यदि कोई डेटाबेस को एक्सेस करने की रिक्वेस्ट आती है तो वहाँ पर डेटाबेस जहाँ पे स्टोर है, सर्वर ने जहाँ जिस जगह पर डेटाबेस को स्टोर किया हुआ है, तो डेटाबेस सर्वर के नाम से हम उसे जानते हैं, तो वहाँ से डेटाबेस एक्सेस होता है। सो ऐसे सर्वर के पास भी अलग अलग टास्क को यूजर जैसे भी रिक्वेस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सर्वर से इंफॉर्मेशन आती है। समझ में आई मेरी बात? तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सर्वर्स हम बोल सकते हैं, अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग, फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, डेटाबेस सर्वर। ओके, क्लियर हो गया ना? नाउ नेक्स्ट 19th क्वेश्चन 2 मार्क का आपको मिलेगा और में चॉइस में, मतलब कि 2 मार्क का पहला ही क्वेश्चन आपको चॉइस में मिलेगा, या तो सर्वर अटेम्प्ट करना या फिर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना आप। ठीक है, दोनों मत अटेम्प्ट करके आना, कोई भी एक ही अटेम्प्ट करके आना, एक ही के मार्क्स मिलेंगे। ABC company wants to link its computers in the head office in New Delhi to its office in Sydney. ABC एक कंपनी है जो कि लिंक करना चाहती है अपने कंप्यूटर्स को हेड ऑफिस से। हेड ऑफिस कहाँ है उस कंपनी का? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ नेम द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट विल बी फॉर्म्ड, विच कम्युनिकेशन मीडिया शुड बी यूज फ्रॉम दिस नेटवर्क। 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे हुए, किस टाइप का नेटवर्क आप यहाँ पर लगाना चाहोगे, यूज करना चाहोगे, कौन सा नेटवर्क फॉर्म होना चाहिए, और किस टाइप का कम्युनिकेशन मीडिया
होना चाहिए इस नेटवर्क में, जिसके थ्रू कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर पाए। सो टाइप ऑफ नेटवर्क दैट विल बी फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि सोचो यहाँ पर एबीसी कंपनी जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, वो सिडनी के ऑफिस के साथ में लिंकिंग चाहती है, ठीक है। तो दो अलग अलग जगह की हम बात कर रहे हैं, दो अलग अलग सिटीज की बात कर रहे हैं, राइट। कंट्री भी यहाँ पर डिफरेंट हो रही है, तो यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क यूज किया जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्क समझते हो, कंट्री टू कंट्री जो नेटवर्क फॉर्म होता है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। विच कम्युनिकेशन मीडिया शुड यू यूज हियर, तो यहाँ पे जिस कम्युनिकेशन मीडिया का आप यूज करोगे, केबल तो होगा नहीं, सैटेलाइट का यूज करेंगे हम, ट्रांसमिशन मीडिया, राइट। सो मेरी बात समझ में आ गई। केबल तो एक शॉर्ट रेंज के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे लैंड मैन में आप केबल कनेक्शन कर सकते हो, बट यहाँ पर हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडिया का यूज करेंगे। फाइन। 28th क्वेश्चन देखो अब। गोपी कृष्णा इज यूजिंग अ टेबल एम्प्लॉय, इट हैज द फॉलोइंग कॉलम्स, कोड, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट कोड। गोपी कृष्णा एक टेबल एम्प्लॉय का यूज करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नाम की एक टेबल उन्होंने क्रिएट की हुई है, उसका यूज कर रहे हैं। ही हैज द फॉलोइंग कॉलम, उस टेबल में कौन कौन से कॉलम है, कोड, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट कोड, 4 कॉलम है। एम्प्लॉय का कोड है, एम्प्लॉय का नाम है, एम्प्लॉय की सैलरी, और एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम करता है उस डिपार्टमेंट का कोड है। ही वॉन्ट्स टू डिस्प्ले मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, ओके। अब वो क्या चाहते हैं कि सैलरी कितनी है एम्प्लॉयज की, वो भी डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सैलरी कितनी है। पहली बात तो टेबल से सैलरी को सिलेक्ट कर लेना। अब सैलरी में भी डिपार्टमेंट वाइज आपको सैलरी सिलेक्ट करनी है, तो डिपार्टमेंट क्या होते हैं, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट रिपीट होंगे यहाँ पे, क्योंकि एक से ज्यादा एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट में से 10 एम्प्लॉय, टेबल में से 10 एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो 10 एम्प्लॉय के आगे सेल्स 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 डिपार्टमेंट रखा होगा। 4 एम्प्लॉयज अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉयज परचेस में, तो 4 बार 5 बार 10 बार सेल्स अकाउंट परचेस रिपीट हो रहा होगा टेबल में, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है। तो डिपार्टमेंट वाइज किस एम्प्लॉय की मैक्सिमम सैलरी है वो डिस्प्ले करवाना है, तो इसके लिए आपको लिखना है कमांड। तो वो कमांड उन्होंने लिखी हुई है कुल मिला के, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कोड मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके। उन्होंने कमांड भी लिख दिया। अब इस कमांड को पढ़ के क्या लग रहा है, इस कमांड को पढ़ के आपको लगता है कि जो वो चाहते थे वैसा रिजल्ट आया होगा, कि डिपार्टमेंट वाइज उनको मैक्सिमम सैलरी मिली होगी, बट ही डिड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। उन्हें मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज नहीं मिली, यहाँ उन्हें मैक्सिमम सैलरी मिली ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट की। मेरी बात समझ में आई। मतलब सपोज ये एक डिपार्टमेंट कोड हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, ये डिपार्टमेंट नाम डाल लेते हैं हम, कोड छोड़ो, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ मैंने लिखा सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ओके। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यहाँ एम्प्लॉयज की डिटेल है आगे, ठीक है, एम्प्लॉय का नाम। अब 2 एम्प्लॉय सेल्स में, 2 एम्प्लॉय परचेस में, 2 एम्प्लॉय अकाउंट में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सेल्स डिपार्टमेंट में दोनों एम्प्लॉय में से किसकी मैक्सिमम सैलरी है, परचेस में से किसकी मैक्सिमम सैलरी है, अकाउंट्स में से किसकी मैक्सिमम सैलरी है, ये हमें फाइंड आउट करवाना है। उन्होंने क्वेरी क्या लिख दी है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कोड और मैक्स सैलरी। तो अब इस सैलरी वाले कॉलम में, यहाँ पे जहां भी सैलरी वाला कॉलम होगा, उस सैलरी वाले कॉलम में से सभी डिपार्टमेंट में से जिनकी मैक्सिमम सैलरी होगी वो निकल के आ जाएगी, सभी डिपार्टमेंट की मिला के, इस क्वेरी के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे होना क्या चाहिए था, जैसा कि वो चाहते थे, रीराइट द अबव क्वेरी विद द नेसेसरी चेंजेस टू हेल्प हिम द डिजायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे ग्रुपिंग होनी चाहिए थी कि पहले सेल्स का ग्रुप बने, फिर परचेस का ग्रुप बने, फिर अकाउंट्स का ग्रुप बने, फिर उन ग्रुप में से मैक्सिमम सैलरी निकले ना डिपार्टमेंट वाइज, राइट। सो यहाँ पे क्वेरी आपकी होगी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कोड मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट कोड। ये लाइन मिसिंग थी, ओके, समझ में आ गया ना। नाउ 21st क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन नाउ एंड सिस्टेट फंक्शन, ओके। डेट एंड टाइम फंक्शन सभी को पता है अच्छे से, माइस्क्यूएल में हमने देखे थे। सो यहाँ पे 2 डेट टाइम फंक्शन का यूज हुआ है, नाउ और सिस्टेट। इनका क्या मतलब होता है, इनमें क्या बेसिकली डिफरेंस है, दोनों का काम सिमिलर ही होता है, करंट डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, इट गिव्स द करंट टाइम एंड डेट व्हेन यू एंटर्ड द फंक्शन, इट गिव्स द डेट एंड टाइम आफ्टर द कोड इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही आप यहाँ पे फंक्शन को एंटर करोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा, ये एग्जीक्यूट होने के बाद आपको डेट टाइम रिटर्न करेगा। नाउ कैन स्टोर द डेट वैल्यू ऑन टाइम स्टैम्प, सिस्डेट कैन स्टोर ऑल ऑन दिस फील्ड्स, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। यहाँ पे आप इनके डिफरेंस में इनका एग्जाम्पल भी लिखकर आ सकते हो, आउटपुट भी लिखकर आ सकते हो, ठीक है। करंट डेट टाइम दोनों फंक्शन डिस्प्ले करते हैं। 22nd क्वेश्चन, व्हाट इज सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। सीरीज क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ बताओ। सो पेंडास लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर सीरीज, जो कि एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंडेक्सेस होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं, टेबल का एक कॉलम सीरीज कहलाता है, ठीक है। So basically pandas series is 1 dimensional labeled array capable of holding data type of any type, integer, string,
फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। मतलब इस सीरीज में जो आप डेटा क्रिएट करते हो, एक एरे टाइप जो स्ट्रक्चर आप क्रिएट करते हो, उसमें डेटा इंटीजर टाइप का हो सकता है, स्ट्रिंग टाइप का, फ्लोट टाइप का, पाइथन का कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दिस एक्सेस लेवल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंडेक्स। और यहाँ पे हर एक एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है तो हम उसके इंडेक्स से उसे एक्सेस करते हैं, जो कि डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है। अब इसका एग्जाम्पल भी देना था आपको, तो एग्जाम्पल आपने लिख दिया, इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी। सीरीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पेंडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। सो पीडी से हमने उसको इंपोर्ट कर लिया, डेटा इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, और एक लिस्ट हमने यहाँ प्रोवाइड कर दी और प्रिंट करवा लिया डेटा को। ठीक है, तो डेटा क्या हो गया यहाँ पे आपकी एक सीरीज हो गई। तो अब इसके अकॉर्डिंग जब प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो एक सीरीज क्रिएट होगी जिसमें कुछ इंटीजर नंबर होंगे 1 2 3 4 5, और डिफॉल्ट जो इसके इंडेक्सेस क्रिएट होंगे, क्योंकि यहाँ हमने इंडेक्सेस डिफाइन नहीं करें, तो जो डिफॉल्ट इंडेक्सेस होंगे उसके वो कुछ इस तरीके से होंगे। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई। आउटपुट भी आप लिखकर आ सकते हो। फाइन। सो एक सिंपल सा हमने यहाँ प्रोग्राम बताया है, सीरीज का एक एग्जांपल दिया है। बाकी सीरीज को आप लिस्ट का नंपाई अरे का यूज करके भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट लिस्ट और नंपाई अरे को पास कर देना है ना। 23 क्वेश्चन, एक्सप्लेन पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ओके, एक्टिव और पैसिव दो डिजिटल फुटप्रिंट्स होती हैं। डिजिटल फुटप्रिंट्स पहले तो होता क्या है, अभी हमने एमसीक्यू में देखा, क्या देखा, डिजिटल फुटप्रिंट की जब भी आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो, इंटरनेट पे किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, कुछ आप नेट सर्फिंग कर रहे हो, किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हो एंड ऑल, या फिर आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इंस्टा फेसबुक का यूज करते हो, तब आप अपनी इंफॉर्मेशन को लीव करते हो वहां पर, जो आपकी डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। अब ये डिजिटल फुटप्रिंट दो टाइप की हो सकती है, एक्टिव या पैसिव। तो जब आप इंटेंशनली डेटा इंटरनेट पे छोड़ते हो, लीव करते हो, स्टोर करवाते हो, दैट मीन्स कि वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होती है। और जब अनइंटेंशनली, मतलब आपको पता भी नहीं होता और आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर स्टोर हो जाती है। सपोज आपने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किया, तो आपने अपना डिटेल एंटर किया, आपने अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन एंटर किया, राइट, तो वो क्या हुआ, वो अनइंटेंशनली आपका इंफॉर्मेशन स्टोर हुई है। या फिर आप कोई नेट सर्फिंग कर रहे हो, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी का यूज करना पड़ रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ रही है। सो ये सब अनइंटेंशनली जब आपकी कुछ इंफॉर्मेशन लीव होती है, दैट इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। सो क्या आंसर लिख कर आओगे, व्हेन द पर्सनल डेटा ऑफ द यूजर इज कलेक्टेड विदाउट लेटिंग हिम नो, or collection of personal data or user without the permission of him is known as passive digital footprint, right? For example, when you visit any website, then website traces his physical location using user device IP address. देखो, ओके, सो ये भी एक एग्जांपल होता है। जनरली बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनको एक्सेस करने के पहले आपको लोकेशन को ऑन करना होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, वहाँ से आपके ये इन्फॉर्मेशन भी एक तरीके से स्टोर हो जाता है। क्लियर? और 23rd क्वेश्चन इज अगेन इन और। 19 और में देखा, 23 भी और में मिलेगा। क्या समझाया मैंने, समझ में आया? सो 23 क्वेश्चन जो कि और में आपको दिया हुआ है, कोई भी एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। व्हाट इज लाइसेंसिंग? लाइसेंसिंग क्या होता है? सोसाइटल इंपैक्ट में सॉफ्टवेयर्स के बारे में हमने पढ़ा था, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, राइट। सो यहाँ पर हमने लाइसेंसिंग भी देखा था कि जब कोई प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस करते हो तो आपको एक लाइसेंस की प्रोवाइड की जाती है, आप परचेज करते हो उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से, उसका सोर्स कोड आपको नहीं मिलता है ना। सो बेसिकली हम उसी को बोलते हैं कि आप किसी चीज़ को जब परचेज कर रहे हो तो उसकी लाइसेंसिंग आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसकी मदद से आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो एट द पीरियड जब तक कि वो आपको प्रोवाइड किया गया है। सो अ लाइसेंसिंग सिस्टम इज यूज्ड टू ट्रांसपेरेंटली रिले डिस्क्रिप्शन कीज to the reader application, and these keys are logged in authorized devices. It is vital that decryption keys are not exposed to users, that is passwords, and are logged in devices. Otherwise, they could be given to other user along with the protected content. Okay? समझ में आ गया? Now, next. 24th question. Give the output of the code. ये 2 मार्क का आखिरी क्वेश्चन है 24th. ओके, इसके बाद सेक्शन सी आ जाएगा आपके सामने। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन 19 और 23 क्वेश्चन और में मिलेंगे। ठीक है, 2 मार्क में आपसे पूछा है, कोड आपको दिया हुआ है, इस कोड में से आपको बताना है कि इस कोड का क्या आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा। ओके, कोड पढ़ ले पहले, आउटपुट कैसे आया देख लेंगे। इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, सबसे पहले पेंडाज लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया हुआ है पीडी से। ए इज इक्वल्स टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, राइट, यहाँ पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो रही है। डेटा फ्रेम में 1 2 नन 3 ये डेटा वैल्यूज हो गई, डेटा फ्रेम की डेटा वैल्यूज 1 2 नन और 3। ओके, इंडेक्स भी क्रिएट किया हुआ है आपने, मतलब रो के इंडेक्स 1 2 3 4 और कॉलम के इंडेक्सेस में एक इंडेक्स फर्स्ट क्रिएट किया हुआ है। नाउ प्रिंट है, फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट करवा लिया। तो जैसे वैल्यूज क्या हो गई इसकी 1 2 नन और 3, यही देखा हमने। ओके, इंडेक्स मतलब कि रो इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, तो रो इंडेक्सेस 1 2 3 4 और कॉलम्स के थ्रू कॉलम इंडेक्स देते हो, तो ये हो गया आपका कॉलम इंडेक्स, ये रो इंडेक्स, ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई। फाइन, समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है। डेटा फ्रेम में जो पैरामीटर्स होते हैं वो पास किए। डेटा फ्रेम में डेटा पास करना है तो एक लिस्ट के फॉर्मेट में देते हैं।
इंडेक्स मतलब रो इंडेक्सेस की बात करें वो भी एक लिस्ट के फॉर्मेट में होता है, एरे के फॉर्मेट में। कॉलम्स मतलब हम कॉलम के इंडेक्सेस की बात करते हैं। ओके, बाकी डेटा फ्रेम को आप क्रिएट कर सकते हो डिक्शनरी, सीरीज, नंपाई अरे का यूज करके भी। क्लियर? नाउ 25th क्वेश्चन। ओके 25th भी है, फिर इसके बाद 26 से आएगा सेक्शन सी, राइट। गिव एन एग्जाम्पल टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ एग्जाम्पल देना है। सो भाई कुल मिला के जो अभी हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कि डेटा फ्रेम क्या होता है, कोड दिया हुआ था, आउटपुट बताना था, उसमें एक डेटा फ्रेम भी क्रिएट किया था नॉर्मल तरीके से। अब चाहो आप तो वो एज इट इज जो आपने अभी देखा प्रीवियस वो भी लिख सकते हो, राइट। बाकी यहाँ पर आप एक डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हो। आप डेटा फ्रेम को डिक्शनरी की मदद से, डिक्शनरी समझते हो ना सभी, डिक्शनरी जिसमें की वैल्यू पेयर होता है, इसकी मदद से भी आप डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। आप सीरीज की मदद से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हो। आप लिस्ट की मदद से भी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो जो तरीका आपको अच्छे से आता हो डेटा फ्रेम का, आपको पता है कि मैं इसमें गलती नहीं करूंगा, मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, सारी चीजें मुझे अच्छे से आती है, वो लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपोर्ट पैंडासेस पीडी, पहली लाइन, डेटा इक्वल्स टू, डिक्शनरी का यूज किया भैया, देख लो कर्ली ब्रेसेस से डिक्शनरी ओपन किए, क्लोज किया है। फर्स्ट, अब डिक्शनरी की जो की होती है वो बन जाती है डेटा फ्रेम का कॉलम इंडेक्स, है ना। तो फर्स्ट आपका कॉलम का नाम बन जाएगा पीडी डॉट सीरीज की मदद से मैंने यहाँ पे इंडेक्स और डेटा वैल्यूज को क्रिएट किया है। सेकेंड इंडेक्स, ठीक है, कॉलम इंडेक्स पीडी डॉट सीरीज की मदद से दूसरा हमने कॉलम क्रिएट कर लिया, उसके इंडेक्सेस भी स्पेसिफाई कर दिए। ओके, तो दो हमने यहाँ कॉलम क्रिएट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने 2-3 रोज को क्रिएट किया। वेल नाम की हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करा पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इस डेटा नाम की डिक्शनरी को हमने यहाँ पर पास कर दिया, और वेल नाम की डेटा फ्रेम को हमने फिर प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने के बाद देखो क्या हुआ, डिक्शनरी की जो दोनों कीज थी वो बन गई डेटा फ्रेम के कॉलम इंडेक्स। अब इन कॉलम की जो ये वैल्यूज आपको दिख रही हैं, ये वैल्यूज हमने कैसे क्रिएट किया, ये वैल्यूज हमने सीरीज फंक्शन की मदद से क्रिएट किया। 1 2 ये पहला कॉलम हो गया, आपको तीसरी वैल्यू नहीं थी तो नन वैल्यू असाइन हो गई। 10 20 इसके इंडेक्सेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, इंडेक्स में हमने स्पेसिफाई किया इसी तरीके से 1 2 3 ये 3 वैल्यूज हो गई, इंडेक्स 10 20 और 30 स्पेसिफाई किए, तो दिस इज द आउटपुट। तो जब भी कोई कोड लिखने को आए, आपको प्रोग्राम लिखने को दिया जाए, तो आपको उसको आउटपुट के साथ लिखकर आना है। दिस इज द गुड हैबिट, इसके मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। नाउ सेक्शन सी, तो 7 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, 19 to 25 क्वेश्चन। आपके सेक्शन बी में हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, देखा 2 मार्क के क्वेश्चन कैसे हुए। 19 में आपको चॉइस मिली और 23 में आपको चॉइस मिली। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पर, जहां आपको 3 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस मिलना है, और 3 मार्क के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। कैसे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको कुछ 3 मार्क के अकॉर्डिंग, जैसे एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फीचर, कोड दिया है तो अगेन आउटपुट बताओ, आउटपुट दिया है तो आपको कोड लिखना है, क्वेरी लिखना है, ठीक है, क्वेरी का आउटपुट बताओ, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको अगेन मिलेंगे। ठीक, चलो देख लेते हैं, 30th तक हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। ओके, सो 26th क्वेश्चन, कंसीडर द टेबल आइटम। एक टेबल दिख रही है आपको यहाँ पे आइटम नाम की, जिसमें प्रोडक्ट का आईडी है, प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी है, प्राइस है। फाइन, प्रोडक्ट के आईडी 1 0 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्रोडक्ट की डिटेल यहाँ पे हमें दिख रही है। प्रोडक्ट के नाम पेन 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 पेंसिल, क्वांटिटी 500 800 समथिंग कुछ, प्राइस 20 10 20 10 लाइक दिस। तो ये आइटम टेबल अच्छे से देख लो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट एसक्यूएल कमांड 4 टू सम द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट पेन। पेन का जो प्राइस है, प्रोडक्ट आइटम जो पेन है उसका जो प्राइस है, उस प्राइस को आपका टोटल करवाना है, मतलब प्राइस वाले कॉलम का सम करवाना है। तो जब सम कैलकुलेट करवाना होता है तो हम सम फंक्शन का यूज कर लेते हैं, एग्रीगेट फंक्शन का। सो सिलेक्ट सम फंक्शन, सम किस कॉलम का करवाना है, प्राइस कॉलम का, तो प्राइस यहाँ पास कर दिया। फ्रॉम आइटम वेयर प्रोडक्ट कोड इज इक्वल्स टू पेन, अब उन्हीं प्रोडक्ट का सम होना चाहिए जहां पे प्रोडक्ट पेन होगा। सो वेयर में हमने प्रोडक्ट कोड इज इक्वल्स टू पेन पास कर दिया, जहां पर प्रोडक्ट का कोड पेन होगा। ये प्रोडक्ट कोड में जहां भी पेन मिलेगा, उस पेन का जो प्राइस है वो हो जाएगा सम फंक्शन के थ्रू टोटल। ओके, समझ में आया? वेयर में हमने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। नाउ टू डिस्प्ले प्रोडक्ट आईडी, अब प्रोडक्ट आईडी को डिस्प्ले करवाना है। सिलेक्ट कमांड में आप जो कॉलम सिलेक्ट करोगे प्रोडक्ट आईडी होगा, साथ में क्वांटिटी भी डिस्प्ले करवाओगे तो क्वांटिटी भी पास कर देना। देखो सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी, यहां तक समझ में आया। ऑफ दोज आइटम्स, अब कंडीशन लगाना है, उन आइटम्स के प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी शो हो जिनका प्राइस 15 रुपए से लेस देन हो, जिनका प्राइस 15 से लेस हो। तो वेयर में हम कंडीशन क्या देंगे, प्राइस लेस देन 15, प्राइस लेस देन
15। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा प्राइस लेस देन 15, तो सबसे पहले प्राइस वाले कॉलम पे जाएंगे। 15 से लेस प्राइस किनका है? इन दो प्रोडक्ट का है। तो उन्हीं प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी, सॉरी प्रोडक्ट कोड और आईडी और क्वांटिटी ना, तो ये दो चीज आपको शो हो जाएगी। आया समझ में? कंडीशन कैसे लगाना है वो चीज आपको आनी चाहिए बेसिकली, राइट। थर्ड, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ दोज आइटम्स हुज क्वांटिटी इज 1000। आपको उन्हीं आइटम्स की डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है, मतलब पूरी डिटेल की बात हो रही है। तो सिलेक्ट स्टार का यूज कर लिया फ्रॉम आइटम टेबल जिनकी क्वांटिटी 1000 से ज्यादा है। तो हुज मतलब वेयर क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1000, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1000 ना, क्वांटिटी 1000 है, ग्रेटर देन नहीं, क्वांटिटी जिसकी 1000 है, तो क्वांटिटी इज इक्वल्स टू 1000। जहां पे भी क्वांटिटी वाले कॉलम में 1000 मिलेगा, उन आइटम की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। फाइन। सो यहाँ पे देखो क्वांटिटी वाले कॉलम में 1000 हमें यही मिल रहा है बस, तो ये पूरा रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ओके यदि एक से ज्यादा रिकॉर्ड होते तो वो भी डिस्प्ले हो जाते हैं। सो वेयर में कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करनी है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इजीली कोई भी क्वेरी को लिख पाओगे और एग्जीक्यूट कर पाओगे। फाइन। नाउ नेक्स्ट देख लिया 3 मार्क का क्वेश्चन कैसे पूछा है, 3 सब ऑप्शंस पूछे हैं टेबल पर बेस्ड। 27th क्वेश्चन, कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट्स x एंड y, x इज अ लिस्ट वेयर एज y इज अ सीरीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस सैंपल पेपर्स में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। 2 ऑब्जेक्ट है आपके पास में x और y। x क्या है? एक लिस्ट है इस तरीके से जिसको क्रिएट किया जाता है। y क्या है? एक सीरीज है जिसको सीरीज मेथड के थ्रू पेंडास लाइब्रेरी के क्रिएट किया जाता है। फाइन। बोथ हैव 30, 40, 90, 50, 150 वैल्यू। 30, 40, 90, 150 दोनों में यही सेम वैल्यूज है। लिस्ट भी इसी आइटम्स के साथ क्रिएटेड है और सीरीज में भी यही वैल्यूज हैं, 30, 40, 90 और 150। फाइन, ये हमें समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट। अब आपको आउटपुट बताना है, मतलब आपको कोड दिया रहेगा ऑफ फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स कंसीडरिंग द अबव ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्रिएटेड ऑलरेडी। हम ये मान के चल रहे हैं कि सीरीज और लिस्ट दोनों पहले से क्रिएटेड है। अब क्रिएटेड है, उसके बाद में कोड क्या लिखा है, जस्टिफाई भी करना है आंसर को। प्रिंट x इंटू 2, क्या लिखा है? प्रिंट x इंटू 2। तो x इंटू 2 मतलब कि x में आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। इस स्टेटमेंट को जब आप लिखोगे तो क्या आउटपुट आएगा? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिस्ट की, तो लिस्ट में ये मल्टीप्लाई जो ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर है ना, प्लस माइनस इंटू डिवीजन देखा है, तो ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर एक रिपीटेटिव ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। कैसे? रिपीटेटिव ऑपरेटर की तरह। कब? जब हम बात कर रहे हैं किसकी? लिस्ट की। तो लिस्ट में ये जो मल्टीप्लाई है वो कैसे वर्क कर रहा है? एक रिपीटेटिव ऑपरेटर की तरह वर्क। सो आउटपुट क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? देखो 2 टाइम्स हर एक नंबर रिपीट होगा आपका। 30, 30, 40, 40, 90 2 बार रिपीट होगा और 150 भी 2 टाइम्स रिपीट होगा। सो व्हाट इज द आउटपुट? द आउटपुट इज दिस 30, 40, 90, 150, 30, 40, 90, 150। आपको दिख रही है पूरी लिस्ट के जितने भी एलिमेंट है वो आपको 2 टाइम्स रिपीट होकर दिख रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई लिस्ट में एज रिपीटेटिव ऑपरेटर वर्क करता है। लिस्ट के सारे एलिमेंट को उतनी बार रिपीट कर देगा जितने नंबर आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे। अब सेम यही चीज यदि हम सीरीज की बात कर लें, तो सीरीज ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे y दिया हुआ है, राइट। तो जब हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में क्या आउटपुट आएगा वो देख लेते हैं। फाइन। सो प्रिंट y इंटू 2, सीरीज के लिए जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है प्रिंट y इंटू 2, राइट। तो y मतलब कि y के एलिमेंट भी, जो कि एक सीरीज हमने यहाँ क्रिएट की हुई है जिसमें आपके क्या एलिमेंट हमने देखे अभी, 30, ओके, 40, 90 और 150। जब सीरीज में आप लिखोगे y मल्टीप्लाई 2, तो यहां पर ये एलिमेंट में पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई ऑपरेटर एज ए मल्टीप्लाई ऑपरेटर की तरह ही वर्क करेगा। तो यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट आएगा 90, 80, 180 और 15 to the 30, दैट इज 300। सो व्हाट इज द आउटपुट? 60, 80, 180, 300। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? y के जो एलिमेंट थे उसमें प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन हुआ। ओके, समझ में आ गया? अब इसका जस्टिफिकेशन भी देना है आपको। तो जस्टिफिकेशन क्या दोगे? इन द फर्स्ट स्टेटमेंट x रिप्रेजेंट अ लिस्ट, व्हेन a list is multiplied by a number it is replicated that many number of times. The second y represent a series, when a series is multiplied by a value
then each value of the series is multiplied by that number. जैसे कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट 30 में आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 60 आ रहा है ना, 40 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 80 एंड सो ऑन। इसी तरीके से जो वैल्यूज थी आपकी सब में मल्टीप्लाई 2 का हुआ और लिस्ट में यही नंबर रिपीट हुआ। फाइन। नाउ 28th क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या होता है? अब हिस्टोग्राम हम सभी को अच्छे से क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे बार ग्राफ क्या होता है, पाई प्लॉट क्या होता है, स्कैटर चार्ट क्या होता है, ठीक है, लाइन चार्ट को आप कैसे ड्रॉ करते हो, कौन सी मेथड यूज होती है। सो डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी वाला जो चैप्टर है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट बार चार्ट ग्राफ बनाना सीखा, उनसे बेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम की जगह कोई और भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली हिस्टोग्राम की यदि बात कर लें तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जहाँ पे आपको बार ग्राफ में ये बार्स जो होती है, कॉलम्स जो होते हैं, ये आपको अलग अलग शो होते हैं, कॉन्टिन्यूसली नहीं शो होते हैं, तो ये बार ग्राफ होता है। लेकिन वहीं ये सारे जो बार्स हैं यदि आपको ये कंटिन्यूसली एक इंटरवल के साथ में जॉइंट होके शो होती हैं तो ये आपका हो जाता है हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम को आप ड्रॉ करते हो किस फंक्शन के थ्रू? मैटप्लॉटलिब के हिस्ट फंक्शन के थ्रू। सो मेरी बात समझ में आ गई? दोनों में डिफरेंस क्या है? पिक्टोरिकल फॉर्म में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। भाई बार ग्राफ में यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, ये इंटरवल्स में नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आपको शो होते हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। और एक्स वाई एक्सिस आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होती है। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हिस्ट फंक्शन का यूज करते हैं। बेसिकली ग्राफ चार्ट को आपने कहाँ देखा है? मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में देखा होगा। ओके, सो हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट इज वाइडली यूज्ड इन मैथमेटिक्स, स्पेशली इन स्टैटिस्टिक्स. The histogram represents the frequency of occurrence of a specific phenomenon which is within a specific range of value which are arranged in consecutive and fixed interval. Consecutive fixed interval में होता है। Consecutive आपने देखा था ना ग्राफ? ओके, समझ में आ गया? और ज़्यादा अच्छे से इसका प्रैक्टिकल भी देखना है तो मैंने एक एक डेडिकेटेड वीडियो एक एक बार ग्राफ के लिए, हिस्ट के लिए, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, स्कैटर, लाइन, सबके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। प्रैक्टिकल के साथ सारी चीज़ अवेलेबल है, अच्छे से समझ लेना। ओके, 29th क्वेश्चन, व्हाट डू इफ यू आर अ विक्टिम ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट? यदि आप आइडेंटिटी थेफ्ट के विक्टिम हैं तो आप क्या करोगे? आइडेंटिटी थेफ्ट समझ में आ रहा है? मतलब किसी ने आपकी आइडेंटिटी चुराई, मतलब आपके नाम से कोई और पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को, आपकी आइडेंटिटी का मिस यूज कर रहा है। ओके, तब आप क्या करोगे? So when you are a victim of identity theft, you need to do the following things to make its effect undone or minimize or to come out from it. पहला, if you come to know that your account is hacked and you still can log in it, then make appropriate changes as soon as possible so that attacker could not log in again and make it inaccessible for you. मतलब कि यहाँ आपको पता है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है और फिर भी आप लॉग इन कर पा रहे हो, है ना? तो हैकर उसमें चेंजेस करे उसके पहले पहले आपको ऐसे चेंजेस उसमें कर देना है ताकि वो उसे एक्सेस ना कर पाए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चेक ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ योर अकाउंट, दे मे बी अपडेटेड बाय द अटैकर, इफ इट इज सो देन करेक्ट देम अगेन, राइट। नेक्स्ट, if you are not able to log in your account, then contact the website's technical support service and inform them about the problem and try to fix that as soon as possible. ये तो ऑप्शन है ही हमारे पास कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्ट करेंगे। जो भी सर्विस होगा, वेब सर्विस, वहाँ पे आप रिपोर्ट दोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी एक्शन लेना होगा ताकि ये प्रॉब्लम आपकी फिक्स हो सके, आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना हो सके। व्हेन यू स्टार्ट एक्सेसिंग योर अकाउंट अगेन, देन अपडेट ऑल द लॉगिन इन्फॉर्मेशन सो दैट अकाउंट बिकम्स इनएक्सेसिबल टू द अटैकर। जैसे ही फिर आप स्टार्ट करते हो अपने अकाउंट को एक्सेस करना, तो सबसे पहले अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन को आप चेंज करो और अब ऐसा पासवर्ड और ऐसी लॉगिन इन्फॉर्मेशन रखो जो इजीली हैक ना हो पाए। Also change the security questions if it is provided by the website so that account can be hacked again easily. So यहाँ पे देखो क्या बोला है कि सिक्योरिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरली आप जब कोई लॉगिन आईडी क्रिएट करते हो, ईमेल अकाउंट वगैरह क्रिएट करवाते हो या सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे टफ से सिक्योरिटी क्वेश्चंस प्रोवाइड करने होंगे जो इजीली आंसर ना कर पाए कोई भी। सो डू नॉट कंटिन्यू टू यूज compromised password, PIN and other information. Complain the relevant authority if any document, PAN card, driving license, bank passbook, passport lost. यदि ये चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं आपकी तो इससे रिलेटेड आप कंप्लेन भी कर सकते हो, राइट, जो कि अथॉरिटी हैं। जैसे कि साइबर क्राइम वगैरह जो जितने भी होते थे उसके लिए हम जो कंप्लेन करते हैं, ओके, साइबर ऑफिसर्स वगैरह उन्हें फिर हैंडल करते हैं, राइट। तो ये चीज़ें समझ में आ गई।
क्या कर सकते हो, कितने पॉइंट्स लिखना है, 3 मार्क का है, 3 पॉइंट तो लिख कर आना भाई, ठीक है। 29th क्वेश्चन 3 मार्क का आपको मिलेगा और में, ध्यान रखना। हाउ इज कल्चरल चेंज इंड्यूस्ड बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप क्या कल्चरल चेंज देख रहे हो, मतलब टेक्नोलॉजी कल्चरल क्या चेंजेस लेकर आई है बेसिकली, ठीक है। सो कल्चर डिफाइंस द इंटीग्रेटेड बिहेवियर ऑफ पैटर्न्स ऑफ मेंबर्स लिविंग इन सोसाइटी। ऑब्वियस, हम जहाँ रहते हैं वहाँ एक सोसाइटी फॉर्म होती है, मतलब हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं। अब सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि सब एक जैसे पीपल रहते हैं, सभी पर्सन्स अलग अलग कल्चर को भी बिलोंग करते हैं और हर एक पर्सन अपने कल्चर के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, राइट। सो द टर्म टेक्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी एंड कल्चर आर इंटररिलेटेड विद ईच अदर. As technology increases, it will create either a positive or negative impact on the culture and society. Consequently, a culture changes, the demand for development of new technology increases. जैसे कल्चर चेंज होता जाता है, लोगों की थिंकिंग बदलती जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट जो भी इन्वेंशंस है, जो भी चीज़ें हैं, उनको उस तरीके से यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहा है, लोगों का सोच में बदलाव आ रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आप देख रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ समझ में आ गई बात, क्या लिख कर आना आंसर। 38th क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैक्स फंक्शन विद एन एग्जाम्पल। अब 5 एग्रीगेट फंक्शन देखे थे, मिन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज। तो सम, एवरेज, काउंट पर तो हमने क्वेश्चन देख लिया, मैक्स और मिन पे देख लो कैसे क्वेश्चन पूछा है। मैक्स डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे जिस भी कॉलम का नाम लिखोगे, जिस कॉलम की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यदि एक से ज़्यादा वैल्यू होती है तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज में सर्चिंग होगी। डिस्टिंक्ट ऑप्शनल है, चाहो तो लिखो या तो मत लिखो। Returns the maximum value of expression may take a string argument. In such cases, it returns the maximum string value. The distinct keyword can be used to find the maximum of distinct values of expression. However, this produces the same result as omitting the distinct. Max returns null if there are no matching rows. यदि नहीं मिलते हैं records तो null value आपको ये function return करता है. Example, select student name, max test score. स्टूडेंट ने टेस्ट में कितना स्कोर किया है, किस स्टूडेंट ने टेस्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, तो मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है तो मैक्स फंक्शन का यूज़ कर लिया। ग्रुप बाय स्टूडेंट नेम, ओके, यहाँ पे ग्रुप रिकॉर्ड का भी हम यूज़ कर रहे हैं, ग्रुप बाय क्लॉज का भी, स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग होगी। फाइन, सो समझ में आ गई मेरी बात, कैसे क्वेरी का यूज़ करना है। आप सिंपल सा मैक्स फंक्शन का एग्जाम्पल भी लिख कर यहाँ आ सकते हो, ज़रूरी नहीं ग्रुप बाय के साथ में बताओ, बट क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाय के साथ यूज़ किए जाते हैं तो क्वेरी इस तरीके से लिखिए, ओके। बाकी कोई भी फंक्शन आएगा तो फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन जैसे कहते हैं, सिंटेक्स, एग्जाम्पल और आउटपुट, ये 4 के साथ आप एक्सप्लेन करके आओगे, राइट। 30th का और में दिया हुआ है क्वेश्चन, 29 और में देखा, 30 भी और में है। कंसीडरिंग द सेम स्ट्रिंग कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन नाम की स्ट्रिंग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं। राइट एसक्यूएल कमांड्स टू डिस्प्ले, अब इस स्ट्रिंग में से आपको क्या डिस्प्ले करवाना है, इसके अकॉर्डिंग क्वेरी लिखनी है। सो द पोजिशन ऑफ सब स्ट्रिंग कैट इन द गिवन स्ट्रिंग, कम्युनिकेशन में से कैट, ये कम्युनिकेशन है, यहाँ पे कैट आपको यहाँ दिख रहा है, आपको ये एक्सेस करना है ओनली इस पूरी स्ट्रिंग में से। तो एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम जिस फंक्शन को एक्सेस करते हैं, सब स्ट्रिंग की पोजीशन को एक्सेस करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द पोजीशन है ना, आपको इस गिवन स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग की पोजीशन की ये कहाँ पर प्लेस्ड है, किस जगह पर, किस नंबर पर प्लेस्ड है, वो रिटर्न करवाना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इन str, लेकिन यदि कैट सर्च करना होता तो सब str मेड सब स्ट्रिंग का यूज करते हैं, क्लियर। सो इन str फंक्शन में आपने पास किया स्ट्रिंग कम्युनिकेशन, सर्च क्या करना है आपको, कैट, क्या सर्च करना है, कैट जहां पर है उसकी पोजीशन, किस पोजीशन पर है। सो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से आपको कैट मिलना शुरू हुआ तो ये आपको रिटर्न करेगा पोजीशन, दैट इज 8, ओके, समझ में आया। नाउ द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के पहले के 6 लेटर आपको चाहिए। अब स्ट्रिंग के पहले के 6 लेटर चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड से आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो लेफ्ट साइड से जब कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है इसके, 6 कैरेक्टर, तो 6 कैरेक्टर लेफ्ट फंक्शन आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा, ओके। तो क्या करना है, हमें लेफ्ट फंक्शन का यूज कर लिया, कम्युनिकेशन कॉमा 6 लिख दिया, तो यहाँ से जो स्टार्टिंग के 6 लेटर्स होंगे वो आपको एज ए आउटपुट मिल जाएंगे, मतलब कम्यून वर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ से 6 लेटर्स लेफ्ट साइड से। यदि यहाँ पर फर्स्ट की जगह लास्ट दिया होता तो लास्ट से 6 लेटर मिल जाते हैं, ओके, समझ में आ गया। द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है कि इसमें कितने टोटल कैरेक्टर्स हैं, तो लेंथ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। सिलेक्ट लेंथ, लेंथ में आपने स्ट्रिंग पास कर दी तो कितने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, 6 7 8 9 10 11 12, 12 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे एज ए आउटपुट आपका 12 13 जितने भी कैरेक्टर हो वो मिल जाएगा, ओके। सेक्शन डी, तो अभी हमने देखा 26 से 30 क्वेश्चन, ओके।
25 तक हमने 2 मार्क्स में देखे, 26, 27, 28, 29, 30, जिसमें 29 और 30 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिला है। सेक्शन डी में अब हम डिस्कस करेंगे 5 मार्क ईच के क्वेश्चंस, जो कि होंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो टोटल क्वेश्चन होंगे आपके 31, 32 एंड 33, जिसमें 31 और 33 में आपको चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस। ओके, तो समझ में आ गई मेरी बात। सेक्शन डी 5 मार्क ईच के अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप आपको आंसर लिखना है। 31 क्वेश्चन, A fashion store, My Store, is considering to maintain database of their customers in SQL to store the data. As a database administrator, Hina has decided that. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक फैशन स्टोर है, माई स्टोर नाम से, वो कंसीडर करते हैं उन्हें कस्टमर्स का डेटा बेस मेंटेन करना है जिसमें पूरा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, सो एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हीना हैज़ डिसाइडेड, उसने क्या डिसाइड किया कि इस पर्टिकुलर काम के लिए उसने डेटाबेस का नाम सिलेक्ट कर लिया, उस स्टोर का नाम दैट इज़ माई स्टोर। उसके अंदर जो टेबल में डेटा होना चाहिए वो कस्टमर से रिलेटेड होना चाहिए, तो टेबल का नाम उसने कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। अब इस कस्टमर टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, कहाँ कहाँ किस तरीके से डेटा स्टोर करेगी वो, तो एट्रीब्यूट्स क्या यूज करेगी, कस्टमर अकाउंट नंबर होगा, कस्टमर का नाम होगा, कस्टमर सिटी होगा, किस सिटी से होगा, कस्टमर का फोन नंबर होगा, ओपन बैलेंस होगा। ठीक है, सो ये कुछ कॉलम्स होंगे। अब इन कॉलम में वैल्यू कैसे होगी, अकाउंट नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू होगी, मतलब नंबर में होगा अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम कैरेक्टर में होगा, 25 कैरेक्टर से ज्यादा का नाम नहीं दे सकते हो आप, कस्टमर की सिटी भी कैरेक्टर में होगी, ज्यादा से ज्यादा साइज इसका हमने 25 स्पेसिफाई किया है। कस्टमर का फोन नंबर यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टर लिया हुआ है, एज वेल एज आप वॉरकर भी ले सकते हो, न्यूमेरिक भी ले सकते हो, 11 डिजिट इन्होंने यहाँ स्पेसिफाई किया है। ओपनिंग बैलेंस, अब बैलेंस जो होगा वो नंबर में होगा। ठीक है, न्यूमेरिक, फाइन। कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन द कस्टमर टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। सो ये माई स्टोर डेटाबेस में जो कस्टमर टेबल है जिसमें ये कॉलम्स है, इस पर्टिकुलर टेबल को आपको कंसीडर करना है और कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं उनके आंसर करना है। सो क्या टेबल हुई देख लो, कस्टमर टेबल जिसमें अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर सिटी, कस्टमर फोन और ओपन बैलेंस आपको इस तरीके से दिख रहा है, जिसमें 5 कस्टमर की एंट्री है, नाम कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं, सिटीज दी हुई है, उनके फोन नंबर्स और उनके बैलेंस दिया हुआ है। फाइन, देख लिया हमने। ओके, फर्स्ट क्वेरी, with reference to the above given table give a query for generating following output. Okay, ये आउटपुट आपको लेकर आना है। आउटपुट देख लो पहले, ये आउटपुट लेकर आना है, इसके लिए आप क्वेरी क्या लिखोगे। आउटपुट आपको दिख रहा है कस्टमर नेम धर्मेश, सान्या, ईशान। क्या कस्टमर नेम धर्मेश, सान्या, ईशान, टेबल पे आ जाओ। धर्मेश, सान्या और ईशान, ये 3 ही नाम आपको शो हो रहे हैं, मतलब आपको सिलेक्ट करवाना है कस्टमर के नाम। तो जब आप सिलेक्ट करवाओगे कस्टमर के नाम कस्टमर टेबल से तो सारे नाम सिलेक्ट हो जाएंगे, बट आपको सिर्फ ये 3 ही नाम सिलेक्ट करवाना है। तो इन तीनों नाम में आप ये देखो कि क्या आप कंडीशन लगा सकते हो कि तीनों नाम आपको शो हो, तो आप कंडीशन लगा सकते हो उनके ओपनिंग बैलेंस के हिसाब से। ठीक है, कि जहां पे ओपनिंग बैलेंस कितना हो, 10,000 से ज्यादा हो या 10,000 के इक्वल हो, है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस कर पाओगे। या फिर आप यहाँ पे क्या कंडीशन बेसिकली लगाओगे जिसके अकॉर्डिंग आप एक्सेस कर पाओ। आप कस्टमर सिटी भी देख सकते हो कि अंबाला और आगरा है। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये भी 10,000 से ज्यादा है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना, फिर से बताती हूँ। देखो, ऐसे आउटपुट आपको धर्मेश, सान्या और ईशान ये 3 रिकॉर्डेड डिस्प्ले दिख रहे हैं। ठीक है, जब आप लिखते हो क्वेरी, क्या जब आप क्वेरी लिखते हो सिलेक्ट, क्या लिखते हो, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर, बहुत ध्यान से समझना। जब आप ये लिखते हो तो ऐसा लिखने से क्या शो होगा, आपको सारे नाम शो हो जाएंगे। बट हमें एज ए आउटपुट जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमें कितने नाम डिस्प्ले करवाने हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3 नाम डिस्प्ले करवाने हैं। कौन कौन से नाम, धर्मेश, सान्या और ईशान। अब इन तीनों पे जब आप कंडीशन लगाने जाते हो तो ओपनिंग बैलेंस 10,000, 15,000, 19,000, ग्रेटर का तो लगा नहीं सकते हो क्योंकि ये भी ग्रेटर वैल्यूज है 10,000 से ज्यादा। ठीक, तो ये क्राइटेरिया हमारा रॉन्ग हुआ। तो आप कंडीशन क्या लगाओगे जिससे आप इन तीनों को एक्सेस कर पाओ। तो यहाँ पे देखो इनकी सिटीज अंबाला, पटना और आगरा, यहाँ पे क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है, यहाँ पे सिमिलैरिटीज दिख रही है कि ये तीनों जो सिटी है उनका एंडिंग जो लेटर है वो है ए। तो उन सारे सिटीज कि कस्टमर्स के नेम डिस्प्ले करें जिनके सिटी के एंड में ए लेटर आता है, जिनका सिटी का नाम एंड किससे होता है, ए लेटर से। तो यहाँ पे हम कंडीशन ये लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको 3 ही कस्टमर के नाम मिल जाएंगे। तो लाइक प्रेडिकेट से आप ये चीज लगा सकते हो, राइट। सो देखो वही क्वेरी आपके सामने है। सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर सिटी लाइक परसेंटेज ए के पहले
कुछ भी हो चलेगा, लेकिन एंड किससे होना चाहिए, कस्टमर की सिटी एस एंड होना चाहिए। तो आगरा, पटना, और जो हमने देखा, क्या देखा हमने, आगरा, पटना, अंबाला, इसमें सब में ए शो हो रहा है आपको एट द एंड, तो वही कस्टमर्स के नाम आपको डिस्प्ले हुए। न्यू दिल्ली आई से एंड हो रहा है, तो लाइक प्रेडिकेट की मदद से हमने यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करी। ओपनिंग बैलेंस पे क्यों नहीं लगा सकते थे, रीजन समझ में आ गया। 10,000 से ज्यादा है, 10,000 की इक्वल सैलरी देते, ये भी ग्रेटर था, तो इसलिए इस पे हमने कंडीशन नहीं अप्लाई करी। फाइन, चलो नेक्स्ट देखो, गिव दी आउटपुट। अभी आउटपुट दिया था, क्वेरी लिखनी थी, अब क्वेरी लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये आउटपुट बताना है। तो पहले क्वेरी समझ लो, तभी आउटपुट बता पाओगे। सिलेक्ट कस्टमर नेम, ओके कस्टमर नेम डिस्प्ले हो गया। ओपनिंग बैलेंस, ओके ओपन बैलेंस भी डिस्प्ले हो गया, 2 कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिए, फाइन। फ्रॉम कस्टमर टेबल, तो इतना जब लिखा हुआ होगा तो पूरा पूरा डेटा शो होगा, बट आगे क्या लिखा है, ऑर्डर बाय ओपन बैलेंस। ऑर्डर बाय क्या कर देता है, रिकॉर्ड को सॉर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ओपन बैलेंस में जो भी बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाएगी। कैसी सॉर्टिंग, असेंडिंग ऑर्डर में, कुछ नहीं लिखा है ना उसके आगे, ऑर्डर बैलेंस के आगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में जो बैलेंस है वो सॉर्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको कस्टमर के नाम डिस्प्ले होंगे। ओके, समझ में आ गया। सो यहाँ पे क्वेरी देखो, टेबल ध्यान से, 10, 15, 13, 12, 19 लिखा हुआ था, तो ये पहले अरेंज होगा, पहले 10 आएगा, फिर 12, फिर 13, फिर 15, फिर 19 आएगा, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए रिकॉर्ड्स आपके, जैसे मैंने बताया, और उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमर के नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज सॉर्टिंग करता है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर देता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आपका ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, तो 5 पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे, ध्यान से समझना। थर्ड, प्रणय हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड टू ऑब्टेन हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस। प्रणय ने कमांड लिखी हुई है, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच सिटी, हर सिटी का हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस उसे चाहिए। तो उसने कमांड क्या लिखी, यहां से कमांड शुरू है, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, सब मर्ज करके लिखा हुआ है यहां तक, ये आपकी कमांड हो गई। सिलेक्ट मैक्स ओपन बैलेंस फ्रॉम कस्टमर वेयर ग्रुप बाय कस्टमर सिटी। प्रणय हैज गिवन द फॉलोइंग कमांड, प्रणय ने ये कमांड लिखी है टू ऑब्टेन हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच सिटी, हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईच सिटी, हर सिटी का हाईएस्ट ओपनिंग बैलेंस उसे सर्च करना है। और उसके लिए जो उसने कमांड लिखी है वो लिखी है सिलेक्ट मैक्स, मैक्स से ओपनिंग बैलेंस, ओके ओपनिंग बैलेंस से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, फ्रॉम कस्टमर टेबल, जहां पर ग्रुप बाय क्लॉज में उसने लगा दिया, क्या लगा दिया ग्रुप बाय क्लॉज में, कस्टमर सिटी। तो क्वेरी तो हमें बिल्कुल सही दिख रही है, बट एक बात मेरी यहाँ पे ध्यान से समझो, यदि आपने ग्रुप बाय क्लॉज को समझा या क्वेरी को ध्यान से देखा, तो कभी भी वेयर क्लॉज नहीं आता है ग्रुप बाय के साथ, ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज होता है, राइट है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी उसने, वेयर लिखकर आगे, बट ही इज नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। क्यों नहीं भाई, वेयर लिखा है उसने इसलिए। हेल्प हिम बाय राइटिंग द करेक्ट कमांड, तो करेक्ट कमांड क्या आ जाएगी, सिलेक्ट कस्टमर सिटी मैक्सिमम ओपनिंग बैलेंस फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय कस्टमर सिटी। वो वेयर लिखकर उसने गड़बड़ कर दी, वहीं एरर आ जाएगी, क्योंकि ग्रुप बाय कभी भी वेयर के साथ यूज नहीं होता है। सो करेक्ट समझ में आ गया, क्या करेक्ट क्वेरी होगी, एरर क्या होगी, फाइन। नाउ फोर्थ देखो क्या लिखी हुई है, हेल्प प्रणय फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैविंग ओपनिंग बैलेंस बिटवीन 15,000 से 20,000 बाय राइटिंग द राइट कमांड। प्रणय को हेल्प करो ताकि वो टोटल नंबर फाइंड आउट कर सके, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं जिनकी ओपनिंग बैलेंस 15 से 20,000 के बीच में है। तो यहाँ पे आप यूज कर लोगे बिटवीन का, सिलेक्ट काउंट स्टार, काउंट फंक्शन टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को काउंट करेगा कस्टमर टेबल से, जहां पर ओपनिंग बैलेंस वाले कॉलम की जो वैल्यू होगी वो बिटवीन 15,000 एंड 20,000 की होगी। तो 15 से 20,000 के बीच में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सभी काउंट हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल रिकॉर्ड्स कितने काउंट होंगे, यहाँ ध्यान से देखो, 15 से 20 के बीच में जो वैल्यूज होंगी, 15 और ये 19, बस यही 2 वैल्यूज आपकी काउंट होंगी, तो 2 इसकी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। ओके, समझ में आ गया फोर्थ। नाउ फिफ्थ, द करेक्ट कमांड टू डिस्प्ले द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ ईच कस्टमर्स नेम। अब देखो, हर कस्टमर के नेम को डिस्प्ले करवाना है आपको, तो उसके लिए आप क्या करेक्ट कमांड का यूज करोगे, ठीक है, जिसमें हर कस्टमर्स के नेम के फर्स्ट के 2 लेटर्स डिस्प्ले करवाने हैं। सो पूरे कस्टमर के नाम सिलेक्ट करने, तो सिलेक्ट कस्टमर नेम, ठीक है, लेकिन फर्स्ट से 2 लेटर्स आने चाहिए, मतलब जो भी नाम होगा कस्टमर का उसके लेफ्ट साइड से आपको 2 ही कैरेक्टर सर्च करवाने। तो यहाँ आप यूज कर लेना लेफ्ट फंक्शन का, कस्टमर नेम वाले कॉलम पे अप्लाई कर देना, कॉमा लगा के 2 फ्रॉम कस्टमर टेबल। तो हर एक कस्टमर के लेफ्ट साइड से सिर्फ 2 कैरेक्टर आप एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, सो एक कस्टमर के नाम हो गए, इस कॉलम पे आपने लेफ्ट फंक्शन अप्लाई किया तो आपको DHSAJOMRIS, बस यही नाम, यही फर्स्ट 2 लेटर्स मिलेंगे, क्योंकि लेफ्ट फंक्शन की मदद से हमने ये काम किया। ओके, समझ में आ गया लेफ्ट फंक्शन कैसे यूज हो रहा है। यहीं पर राइट फंक्शन भी पूछा जा सकता है, क्लियर।
नाउ 31 क्वेश्चन आपको मिलेगा और में। लॉन्ग आंसर का पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, या तो वो अटेम्प्ट करना या फिर ये अटेम्प्ट करना, कोई भी एक करना। डिस्कस क्लॉजेस दैट यूज्ड इन एसक्यूएल क्वेरीज विद एग्जांपल। क्लॉजेस कितने होते हैं बेसिकली, कौन कौन से हमने यूज किए हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताना है। तो ग्रुप बाय क्लॉज का पहले तो हमने यूज किया। ग्रुप बाय क्लॉज यूज होता है रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग के लिए। जब किसी कॉलम में सिमिलर रिकॉर्ड्स होते हैं तो आप उनको ग्रुप करके उन पर कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। सो ग्रुप बाय क्लॉज इज यूज्ड टू ग्रुप रोज रिटर्न बाय द सिलेक्ट स्टेटमेंट इन द स्पेसिफाइड रो और ग्रुप बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ कॉलम्स। ओके ये हो गई डेफिनेशन। कैसे यूज करोगे, सिंटेक्स देख लो। सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 एग्रीगेट फंक्शन के साथ में ग्रुप बाय यूज होता है। फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय, जिस ग्रुप के अकॉर्डिंग, जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप करना है उसका नाम। यदि इन ग्रुप में भी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो आप हैविंग क्लॉज का भी यूज कर सकते हो, जो कि आगे अभी हम इसमें देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको क्लॉजेस ही बताने हैं। तो पहला हमने ग्रुप बाय क्लॉज बताया। दूसरा होता है ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज का क्या मतलब होता है, सॉर्टेड करना रिकॉर्ड्स की ना। सो ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज्ड टू सॉर्ट अ रिजल्ट सेट रिटर्न्ड बाय द सिलेक्ट स्टेटमेंट। टू सॉर्ट अ रिजल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर यूज ASC कीवर्ड एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूज DESC कीवर्ड। The order by clause sorts the result in ascending order by default. Sort है ना ये, by default ascending order में sorting करता है। तो ASC कीवर्ड यूज करो नहीं करो इक्वल है। सिंटेक्स कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। ऑर्डर बाय के आगे जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग करनी है तो ASC, डिसेंडिंग करनी है तो DESC लिखना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग सॉर्टिंग होती है, राइट। हैविंग क्लॉज, जैसे मैंने बताया कि ग्रुप बाय में ग्रुप क्रिएट करते हो आप, लेकिन उसमें भी यदि कंडीशन लगानी है तो हैविंग क्लॉज का यूज होता है। सो दिस क्लॉज इज ऑफन यूज्ड टू ग्रुप बाय क्लॉज इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट टू फिल्टर ग्रुप ऑफ रोज बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड कंडीशन। किसी स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप यदि ग्रुप को भी फिल्टर करना चाहते हो, उन ग्रुप में से भी फर्दर कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग आउटपुट चाहते हो, तो हैविंग क्लॉज का यूज करते हो। कैसे, सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम ग्रुप बाय कॉलम नेम हैविंग कंडीशन। जैसे वेयर के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, वैसे यहाँ पर हैविंग के साथ कंडीशन स्पेसिफाई की जाती है। डन। नाउ देख लिया हमने क्लॉजेस का क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करना है। 32 क्वेश्चन बेस्ड इंटरनेट एंड वेब पर। अब यहाँ पर आपको चॉइस नहीं मिलेगी, 31 में मिलेगी और 33 में मिलेगी। 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, XYZ इज अ प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी। द कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप देयर न्यू ऑफिसेस इन इंडिया with its hub at Pune. Okay, XYZ एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है। ये कंपनी प्लान कर रही है नए ऑफिस को सेटअप करना इंडिया में, ओके, विच विद इट्स हब एट पुणे। फाइन। एज अ नेटवर्क एडवाइजर, अब आप एक नेटवर्क एडवाइजर हो। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट देम द बेस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन। आपको उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है और बेस्ट सूटेड कौन सा नेटवर्क हो सकता है जो आपको बताना है। सो देयर क्वेरीज आर मेंशन्ड 1 to 5 बिलो। इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनके आंसर आपको करने होंगे। फिजिकल लोकेशंस जो होगी ब्लॉक्स की इंडिया में जहां वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो जो बिल्डिंग्स होंगी वो डिपार्टमेंट हो गए आपके बिल्डिंग्स के, ह्यूमन रिसोर्स, कॉन्फ्रेंस और फाइनेंस, ठीक है। इन 3 डिपार्टमेंट है जहां पे उन्हें नेटवर्क को सेटअप करना है। फाइन। अब हर एक ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस की, मतलब HR से कॉन्फ्रेंस की डिस्टेंस 110, HR से फाइनेंस 40, कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस 80। इतनी डिस्टेंसेस हमने देख ली। सबसे ज्यादा डिस्टेंस HR से कॉन्फ्रेंस ब्लॉक की है। फाइन। अब कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वहां पे इंस्टॉल्ड होंगे। सो ह्यूमन रिसोर्स में 25 कंप्यूटर, फाइनेंस में 120, कॉन्फ्रेंस में 90। सबसे ज्यादा फाइनेंस में कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड होंगे 120। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक वेयर XYZ शुड प्लान टू इंस्टॉल देयर सर्वर। कौन से ब्लॉक में, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस और कॉन्फ्रेंस, तीनों में से कौन से ब्लॉक में सर्वर को इंस्टॉल करना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फाइनेंस ब्लॉक में, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 110 कंप्यूटर्स देखे ना, 120 कंप्यूटर्स, ओके, 120 कंप्यूटर्स इंस्टॉल है फाइनेंस ब्लॉक में। तो जहाँ ज़्यादा कंप्यूटर इंस्टॉल है वहीं पे एक हाई कॉन्फ़िगरेशन का मेन कंप्यूटर हम रख देंगे, जो जिससे सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवा देंगे, तो उसी कंप्यूटर को हम सर्वर सिस्टम कहेंगे, ओके। नाउ draw a block diagram or layout showing cable layout that connect all the buildings in the most appropriate manner for efficient communication. कम्युनिकेशन एफिशिएंट वे में हो सके सारे नेटवर्क में कंप्यूटर्स का, तो उसके लिए जो आप एक प्रॉपर लेआउट बनाओगे तो वो क्या होगा, तो ह्यूमन रिसोर्स को आप कनेक्ट करोगे फाइनेंस से, फाइनेंस से ही आप कॉन्फ्रेंस को भी कनेक्ट कर दोगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस ब्लॉक में ही हम सर्वर सिस्टम रखेंगे, तो इसी से दोनों ब्लॉक्स क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हो। सपोज फाइनेंस से आप इस तरीके से HR और कॉन्फ्रेंस को कनेक्ट कर सकते हो। जैसा व्यू आपको बताना है आप इस तरीके से लेआउट बता सकते हो, बट कनेक्टिविटी यही होगी, ध्यान रखना। फाइन। Third, what will be the best possible connectivity? Out of the following, you will suggest the connect the new setup of office in Chennai.
विथ इट्स लंदन बेस्ड ऑफिस। लंदन बेस्ड ऑफिस के साथ में चेन्नई में एक नया ऑफिस सेटअप करना है, तो कौन सा पॉसिबल कनेक्टिविटी होगी जिसका यूज हम करेंगे? सैटेलाइट लिंक, इंफ्रारेड, ईथरनेट केबल। तो भाई सोचो, लंदन और चेन्नई दोनों अलग अलग कंट्री की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, इंडिया की और लंदन की। तो जब कंट्री के बीच में जो कनेक्शन होता है वो वैन की कनेक्टिविटी होती है, वैन नेटवर्क फॉर्म होता है, और यहाँ पे केबल का यूज नहीं करके हम सैटेलाइट्स का कम्युनिकेशन यूज करेंगे ना, सैटेलाइट लिंक का आप यूज करोगे। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट, फाइन। नेक्स्ट, fourth, which of the following device will be suggested by you to connect each computer in each of the building? हर बिल्डिंग के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो तो कौन सा डिवाइस आप यहाँ पे बताओगे जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा? सो कनेक्टिविटी के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्विच। हब और स्विच का यूज किया जाता है नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, है ना। तो एक सेंट्रल स्विचिंग डिवाइस की यहाँ पर बात हो रही है, दैट इज स्विच का आप यूज करोगे। ओके। फिफ्थ, which type of network out of the following is formed by connecting the computers of these three blocks? इन तीनों ब्लॉक के कंप्यूटर्स को नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए कौन सा नेटवर्क यहाँ पर फॉर्म होगा? लैन, मैन या वैन? सो ऑब्वियस यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म होगा वो होगा लैन, क्योंकि एक सोसाइटी में एक 100 मीटर की रेंज के अंदर अंदर यदि आप कोई नेटवर्क को फॉर्म करते हो तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। किसी सोसाइटी में, किसी कैंपस में, किसी बिल्डिंग टू बिल्डिंग यदि आपको कनेक्ट करवाना नेटवर्क, सो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, राइट, शॉर्ट रेंज में। 33 क्वेश्चन, 32 वाला अच्छे से समझ में आ गया। एक्सप्लेन द इंडेक्सिंग इन पेंडास। पेंडास में इंडेक्सिंग क्या होता है? ओके, अब पेंडास में दो पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा, सीरीज और डेटा फ्रेम। अब सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों में इंडेक्सिंग होती है। सीरीज में एक सिंगल इंडेक्स को हम यूज करते हैं, 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। डेटा फ्रेम में दो इंडेक्सेस को यूज करते हैं, क्योंकि रो कॉलम में 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता ही है। रो के लिए इंडेक्स होता है, कॉलम के लिए कॉलम इंडेक्स के लिए हम कॉलम्स का यूज करते हैं, राइट। सो इंडेक्सिंग पेंडास में क्या होती है, कैसे आप इन इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस करते हो, उसके लिए हम कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं, बस वही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। So the object supports both integer and label based indexing and provides a host of methods for performing operations involving the index. इंटीजर बेस्ड और लेबल बेस्ड दोनों के बेसिस पर आप यहाँ इंडेक्सिंग करते हो, और इन दोनों के बेसिस पर आपको दो इंडेक्स मेथड्स मिलती हैं। कौन सी? आईलोक मेथड, लोक मेथड सुनिए ना। तो लोक मेथड से लेबल इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, लेबल इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो रो कॉलम से, और इंटीजर के अकॉर्डिंग यदि आपको एक्सेस करना है इंडेक्सिंग के थ्रू एलिमेंट्स को, तो हम आईलोक मेथड का यूज कर लेते हैं। और यदि आपको सीरीज और डेटा फ्रेम के इंडेक्स को स्पेसिफाई करना है, एक्सेस करना है, तो आप इंडेक्स एट्रीब्यूट का भी यूज करते हो। सो इन पाइथन सीरीज डॉट इंडेक्स एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू गेट द सेट ऑफ द इंडेक्स लेबल्स ऑफ द गिवन सीरीज ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप डेटा फ्रेम में भी यूज कर सकते हो। तो रो इंडेक्सेस आपको शो होंगे, राइट। कैसे यूज करते हो एट्रीब्यूट को? सीरीज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो, डॉट लगा के इंडेक्स एट्रीब्यूट का यूज करते हो। तो डॉट लगाकर ही आप एट्रीब्यूट और मेथड्स का यूज करते हो। Pandas support two types of multi-axis indexing which are as follow. 2 टाइप की मल्टी इंडेक्सिंग मिलती है हमें यहाँ पर, जैसे कि डॉट लॉक मेथड और डॉट आई लॉक मेथड। लॉक मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस a group of rows and columns by labels और boolean array in the given series object। तो series dot lock method इस तरीके से यूज की जाती है। यहाँ पे आप रो कॉलम की वैल्यू को कॉलन लगा के स्पेसिफाई करते हो। ओके, सो लोक मेथड से यदि आपने कोई लेबल इंडेक्सिंग की हुई है, जैसे 1 2 3 4 ONE1 लाइक दिस, आप डेटा फ्रेम के नेम, स्टूडेंट का नेम, क्लास, इसको एक्सेस करने वाले हो, तो हम उसे स्पेसिफाई कर देते हैं, लेबल्स को, स्ट्रिंग टाइप को। आई लॉक मेथड में 0 टू से जो इंडेक्सिंग शुरू होती है, जैसे 0 से 5 रिकॉर्ड को आपको एक्सेस करना है, तो हम आई लॉक मेथड का यूज करते हैं बेसिकली इंटीजर के लिए। सो दिस एट्रीब्यूट इनेबल्स प्योरली इंटीजर लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग फॉर सिलेक्शन बाय पोजीशन ओवर द गिवन सीरीज ऑब्जेक्ट। सिंटैक्स सीरीज डॉट आई लॉक मेथड। इस तरीके से यहाँ पे आप इंडेक्सेस स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। ये रो और कॉलम के लिए यूज होते हैं। फाइन, डेटा फ्रेम में यहाँ पे आप स्टार्ट एंड स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। अब इसे हमने बहुत अच्छे से समझा है। इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, राइट। समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चंस बताती चल रही हूँ कैसे कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। 33 क्वेश्चन एज आई टोल्ड कि और में आएगा, आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। सो राइट द कोड टू ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ द गिवन डेटा। ये डेटा आपके सामने है, इसका बार ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ सभी को अच्छे से क्लियर है, इस तरीके का बार ग्राफ होता है, राइट। अब यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्पेसिफाई करने की नीड होती है। सो एक्स एक्सिस को यदि आप आइटम्स यहाँ रखते हो, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के आइटम फूड, क्लॉथिंग, एजुकेशन, मिसलेनियस एंड इस तरीके से आपके आइटम्स क्रिएट हो जाएंगे। अमाउंट को आप वाई एक्सिस पे रख लो, तो अमाउंट आपका 2100, ओके, जो भी है, सपोज ये 2100 की लाइन है,
ये 600 एक और लाइन हम यहाँ बना देते हैं, सपोज ये 600 की लाइन है, फिर 1500 की लाइन है, फिर ये 1000 की लाइन है, कुछ ऐसे आपने अमाउंट को वाई एक्सिस पे शो कर लिया। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए जिन पर ग्राफ बनेगा, बार ग्राफ। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है डेटा विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो इसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, जिसके पाइप्लॉट फंक्शन का हम यूज करेंगे, और पीएलटी से उसको इंपोर्ट करेंगे, और पीएलटी से हम इस बार ग्राफ को डिजाइन करेंगे। तो बार ग्राफ को डिजाइन करने के लिए आपको बार फंक्शन का यूज करना है। बार ग्राफ डिजाइन कर रहे हो तो बार हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, या फिर ये वाला बार ग्राफ भी जो वर्टिकल आपको दिख रहा है, तो बार फंक्शन का यूज कर लोगे। हॉरिजॉन्टल क्रिएट करना है तो बार एच फंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें आपको स्पेसिफाई करना होगा क्या, जिसमें आपको स्पेसिफाई करना होगा एक्स और वाई एक्सिस को। तो एक्स और वाई दो लिस्ट बना लेना, ठीक है, जिनमें ये वैल्यूज आप असाइन कर देना, तो वो आप यहाँ पास कर सकते हो। फाइन। इसके बाद यदि आपको ये लेबल शो करने तो एक्स लेबल वाई लेबल फंक्शन का यूज कर लेना, ठीक है। लीजेंड शो करने हैं तो आप लीजेंड फंक्शन का यूज कर लेना, ग्रिड शो करनी है तो ग्रिड का यूज कर सकते हैं हम, राइट। इसमें यदि कलर वलर शो करवाना है तो फर्दर हम फंक्शन के एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कोड क्या लिखोगे, कैसे लिख कर होंगे। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट एसपीएलटी। ओके, पाइप्लॉट को हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया पीएलटी के साथ। आगे आइटम और अमाउंट नाम की दो लिस्ट बना ली एक्स वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। आइटम में आपने ये नाम डाल दिए, लेबल अमाउंट में आपने ये वैल्यूज डाल दी। तो ये आपकी दो लिस्ट हो गई जिनको हम बार ग्राफ में, बार फंक्शन में प्रोवाइड करेंगे। स्पेस 1111 की स्पेस होगी, एक लिस्ट हमने और क्रिएट करा। आई कलर नाम की और लिस्ट हमने क्रिएट कर ली, क्योंकि 1 2 3 4 5 कलर होंगे, तो हर एक बार ग्राफ का, हर एक बार का कलर भी होगा, ग्रीन ब्लू येलो रेड सियान। अब इसके बाद आपने यहाँ देखो मेथड का यूज कर लिया, पीएलटी डॉट बार। पीएलटी आपका जो एलियाज है वो डॉट बार ग्राफ आप बना रहे हो, उसमें आपने एक्स एक्सिस के तौर पे आइटम, वाई एक्सिस के तौर पे अमाउंट पास किया, कलर में आपने इस आई कलर को पास कर दिया, और विड्थ में आपने लिख दिया 2 कि हर एक बार की जो विड्थ होगी, ये जो विड्थ होगी वो 2 होगी। फाइन, समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, पीएलटी डॉट एक्स लेबल आइटम होगा, वाई लेबल अमाउंट इन रुपीज होगा, टाइटल मंथली बजट होगा, लीजेंड भी शो होगा, और ग्राफ भी आपका शो होगा। तो उसके लिए हमने पीएलटी डॉट शो लिख दिया। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका जो बार ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से शो होगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ग्रीन कलर से आपका पहला वाला पॉइंट शो होगा, अभी आप मैच कर लेना, मतलब यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस होगा उस पे आपको आइटम शो होगा, लिखा हुआ भी दिखेगा आइटम, ठीक है। यहाँ पे आपको AMT अमाउंट इन रुपीज लिखा हुआ दिखेगा। फाइन, क्लियर। आपका जो टाइटल होगा वो होगा मंथली बजट, क्योंकि हमने टाइटल में स्पेसिफाई किया है। बाकायदा आप आउटपुट के साथ लिख कर आओ, कोड आपको लिखना है, आउटपुट के साथ लिख कर आओगे तो और ज्यादा सही लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, अब आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। लीजेंड शो होंगे तो लीजेंड कुछ इस तरीके से शो होंगे। आइटम्स जो होगा आपका जिस भी कलर से आप सेट करते हो, तो यहाँ पे आइटम, और इसके बाद अमाउंट जो शो होगा तो ये अमाउंट। देन अब बारी आती है ग्राफ बनाने की। सपोज इन पॉइंट्स पे आपका ग्राफ बन रहा है, ओके, ये कुछ पॉइंट्स है जिनके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बन रहा है। तो पहला ग्रीन कलर से बनेगा, राइट। तो पहली जो बार होगी वो आपकी किस कलर की होगी, वो होगी ग्रीन कलर की, राइट। 2 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होगी तो ये ग्रीन कलर से डिस्प्ले होगी। ऐसी दूसरी ब्लू कलर से डिस्प्ले होगी। फाइन, तो ऐसा कुछ आप बना के आ सकते हो ग्राफ। फाइन, कलर भले ही नहीं बनाओगे, कलर लिख देना, मेंशन कर देना। तो मेरी बात समझ में आ रही है ना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, किस तरीके से आंसर आएगा, कैसे ग्राफ प्लॉट होगा। बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखने हैं फंक्शंस, कि कौन कौन से मेन फंक्शंस है जिनकी मदद से आपने ग्राफ को प्लॉट किया है। ओके, नाउ अब 33 क्वेश्चन हमने देख लिया, और का क्वेश्चन भी देख लिया। 31, 32, 33 5 मार्क के 3 क्वेश्चन हो गए। ओके, सेक्शन ई पे आ गए हम, जहां पे आपको मिलेंगे केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस में जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 4 मार्क। 2 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, 33 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, 34 और 35। हर एक क्वेश्चन में आपको और के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो 34 का पर्टिकुलर फर्स्ट अटेम्प्ट करो या सेकंड, ऐसे 33 35 में भी। सो देख लेते हैं सेक्शन ई के दोनों क्वेश्चंस, लास्ट के 2। 34th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अगेन ये MySQL पर बेस्ड है। टेबल आपके सामने है, ASCN नंबर, डी नेम, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, नंबर, ईयर्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, 4 एंट्रीज है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, फाइनेंस, सेफ्टी, और डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, रैंक दी हुई है, नंबर, ईयर्स 19, 18, 20 समथिंग कुछ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2010, 20, 22, इसके अकॉर्डिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। फाइन, टेबल हमने अच्छे से देख ली एक बार, डन। क्वेश्चन, What will be the output of the following query? क्वेरी दी हुई है, आउटपुट बताना है। क्वेरी पढ़ लो। सिलेक्ट डी नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट, टेबल का नाम डिपार्टमेंट है, उसका डी नेम कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेना है, मतलब डिपार्टमेंट का नाम। जहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगी,
फर्दर क्वेरी में क्वेरी है तो नेस्टेड क्वेरी से कहते हैं, जहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिलेक्ट मैक्स ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट, मतलब जहां पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैक्सिमम होगी उस डेट ऑफ ज्वाइनिंग वाले रिकॉर्ड का डिपार्टमेंट नेम आपको डिस्प्ले करवाना है। सो यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आ जाओ, मैक्सिमम फाइंड आउट करवाना है तो सबसे पहले ईयर पे आ जाओ। मैक्सिमम ईयर्स आपको यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, राइट, 2020 और 2022। तो देखो 2022 मैक्सिमम है, मैक्सिमम ईयर 2022 हो गया। सो उसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट नेम क्या हो गया आपका, सेफ्टी। सो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट नेम का, वो कौन सा रिटर्न होगा, सेफ्टी रिटर्न होगा। देखो एज ए आउटपुट। तो क्वेरी क्लियर, उस डिपार्टमेंट नाम को डिस्प्ले करना था जहां पर मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो। सो यहाँ पर ये क्वेरी नेस्टेड क्वेरी के फॉर्मेट में आपको शो हो रही है, और मैक्स फंक्शन जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है जिसने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। अगेन क्वेरी आपके सामने, सिलेक्ट डी नेम, डिपार्टमेंट नेम सिलेक्ट किया फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर नम ईयर्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 20। मतलब जो नम ईयर्स है वो 20 के बराबर हो या 20 से ज्यादा हो, उन्हीं डिपार्टमेंट के नाम आपको डिस्प्ले होंगे। ठीक है, आ जाओ टेबल पे वापस देखो, नम ईयर जहां पे 20 से ज्यादा और 20 के इक्वल, तो 20 से ज्यादा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 20 के इक्वली एक रिकॉर्ड दिख रहा है हमें नम ईयर, तो उसी का डिपार्टमेंट नाम आपको डिस्प्ले होगा, दैट इज फिन। क्वेरी समझ में आई, आउटपुट इज फिन, दैट इज फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट थर्ड, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, आल्सो डिफाइन द एवरेज फंक्शन। क्वेरी लिखी हुई है, क्वेरी का आउटपुट भी बताओ और एवरेज फंक्शन क्या होता है वो भी डिफाइन करना है। सो सिलेक्ट एवीजे नम ईयर, ओके, नम ईयर वाले कॉलम का एवरेज निकालना है, मतलब 4 रिकॉर्ड है, चारों रिकॉर्ड का आपको टोटल करके डिवाइड कर देना है तो एवरेज निकल के आएगा। बट कंडीशन क्या दी हुई है, फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल वेयर नम ईयर इज लेस देन 20, जहां पे नम ईयर क्या होगा 20 से छोटा होगा, उन्हीं रिकॉर्ड्स का एवरेज निकलेगा। समझ में आई मेरी बात, तो नम ईयर पे आ जाओ और देखो यहाँ पे 20 से छोटे रिकॉर्ड्स कौन से हैं, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं, 19, 18, 17, तो ये प्लस होंगे, डिवाइड बाय 3 होगा, जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा एवरेज। बिल्कुल ऐसे कैलकुलेट कर लेना, तो 18.000 इज द आंसर, डिवाइड कर लेना प्लस करके। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज फंक्शन को भी समझाना है क्या होता है। सो एवरेज इज एन एग्रीगेट फंक्शन जो कि एवरेज कैलकुलेट करके देता है। सो ये एवरेज फंक्शन एक एग्रीगेट फंक्शन है टू रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इन वेरियस रिकॉर्ड्स। कैसे यूज करते हो, सिलेक्ट एवरेज, यहाँ पे आप कॉलम का नाम लिखते हो जिस वैल्यू पे आपको एवरेज निकलवाना है, फ्रॉम टेबल्स, यदि आपको कंडीशन स्पेसिफाई करना है तो उसी के अकॉर्डिंग एवरेज डिस्प्ले होगा, अदरवाइज ये कंडीशन आप नहीं भी स्पेसिफाई करते हो तो पूरे कॉलम की वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट होकर शो होता है, राइट। नाउ 34th क्वेश्चन का और वाला, अभी हमने पहला डिस्कस कर लिया, या तो वो 3 अटेम्प्ट करना या सेम टेबल पे आपको ये एक ही क्वेश्चन मिलेगा, ये अटेम्प्ट करना। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, आल्सो डिफाइन द काउंट फंक्शन। आउटपुट बताओ और काउंट फंक्शन को एक्सप्लेन करो, तो ऑब्वियस वो 3 से ज्यादा अच्छा ये होगा एक सिंगल क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें, है ना। काउंट फंक्शन आपको लगाना है किसी भी कॉलम पे, यहाँ पे नहीं बताया किस कॉलम पे काउंट फंक्शन अप्लाई करना है। काउंट फंक्शन में जब कॉलम का नाम स्पेसिफाई करोगे तो नल वैल्यूज को छोड़कर, विदाउट नल वैल्यूज के साथ आपको काउंट फंक्शन रिटर्न करेगा वैल्यूज को। अब जैसे कि इस टेबल में 4 रिकॉर्ड थे तो काउंट फंक्शन आपको 4 ही रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, लेकिन यहाँ हमने कंडीशन दी हुई है क्या, वेयर, जहां पर नम ईयर 20 से छोटे और नम ईयर 18 से बड़े हों। और ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जब एक भी कंडीशन ट्रू होगी, जब एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काउंट फंक्शन काउंट करेगा रिकॉर्ड्स को जहां पर नम ईयर 20 से छोटे और 18 से बड़े हों। ओके, तो आ जाओ टेबल पे, यहां देखो नम ईयर में 20 से छोटा, तो 20 से छोटा ये तीनों है, लेकिन 18 से बड़ा होना चाहिए, तो 18 से बड़ा 20 से छोटा 19 ही दिख रहा है हमको, राइट। तो 19 वाला रिकॉर्ड ही काउंट होगा, दैट इज 1, एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे काउंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग जो काउंट हो गई 1 वैल्यू काउंट होगी ACSN नंबर के। ठीक है, तो समझ में आ गया, यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा आपका 1। अब काउंट फंक्शन क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न्स द काउंट ऑफ एन एक्सप्रेशन, इट अलाउज अस टू काउंट ऑल रोज और ओनली सम रोज ऑफ द टेबल दैट मैचेस अ स्पेसिफाइड कंडीशन। It is a type of aggregate function whose return the type is big int. This function returns 0 if it does not find any matching rows. यदि कोई वैल्यू नहीं होती है, काउंट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करती है, तो आंसर आपको 0 मिलता है। सो काउंट फंक्शन समझ में आ गया। ओके, और में कैसा क्वेश्चन आया, बेसिकली ये देखो सेक्शन ई के। अब 35th क्वेश्चन विच इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर। संयुक्ता इज द इवेंट इंचार्ज इन द स्कूल। स्कूल का संयुक्ता एक इवेंट इंचार्ज है। One of her students gave her a suggestion to use Python Pandas and Matplotlib for analyzing and visualizing data respectively.
अब यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने उसे सजेशन दिया कि पाइथन पैंडाज और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं हम डेटा को विजुअलाइज और एनालाइज करने के लिए। शी हैज क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम स्पोर्ट्स डे, उसने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया स्पोर्ट्स डे नाम का, टू कीप ट्रैक ऑफ द नंबर ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस वॉन बाय डिफरेंट हाउसेज इन वेरियस इवेंट्स। तो वो इवेंट मैनेजर है, इवेंट इंचार्ज है, तो उसने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस से रिलेटेड एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया है जिसमें अलग अलग हाउसेस के इवेंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज किससे दिया गया है। उस डेटा फ्रेम का नाम स्पोर्ट्स डे रखा है। ओके, अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर, कंडीशन पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। ओके, डेटा फ्रेम भी हमारे सामने है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज मेंशन है, हाउस मेंशन है, ये इंडेक्सेस। तो ये जो हो गए आपके क्या हो गए डेटा फ्रेम के, जल्दी बता दो, कॉलम इंडेक्सेस है ना। और 0 1 2 3 4 5 टोटल 6 रिकॉर्ड है इस टेबल में, ये हो गए आपके रो इंडेक्सेस, तो इसे हम इंडेक्सेस स्पेसिफाई करते हैं। ठीक, देन दिस इज द वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम, तो ये डेटा फ्रेम का हो गया आपका डेटा वैल्यूज। फाइन, समझ में आ गया। ओके, अब इसे यदि क्रिएट करना होगा तो हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं, सीरीज का यूज कर सकते हैं, नंपाई अरे का यूज कर सकते हैं। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। हाउस चेनाब, गंगा, जमुना, झेलम, रवि, सतलुज, ये रिवर के नाम के हाउसेज हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज इतने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने विन किए। फाइन, पहला क्वेश्चन, राइट कमांड टू डिस्प्ले द हाउस नेम्स वेयर द नंबर ऑफ सेकंड प्राइजेस आर इन द रेंज ऑफ 12 to 20। क्वेश्चन ध्यान से समझना, हाउस नेम वाला कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। तो डेटा फ्रेम स्पोर्ट्स डे नाम की है, और जिस भी डेटा फ्रेम से कोई कॉलम सिलेक्ट करना होता है तो हम किसका यूज कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का, और कॉलम का नाम यहाँ स्पेसिफाई कर देते हैं। तो हमें किस कॉलम को सिलेक्ट करना है, हाउस नेम को। तो डेटा फ्रेम का नाम स्पोर्ट्स डे था, हम मान के चल रहे हैं डीएफ है, तो यहाँ पे डीएफ का नेम वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया आपने। ओके, अब इसमें भी कंडीशन है कि उन्हीं हाउस नेम को डिस्प्ले करना है जहां पे सेकंड प्राइजेस 12 से 20 के बीच में, रेंज के बीच में है। तो अगेन आप इसमें फर्दर क्या सिलेक्ट कर रहे हो, देखो सेकंड प्राइज वाला कॉलम को भी सिलेक्ट कर रहे हो। अब उसमें हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि सेकंड प्राइज वाले कॉलम में जहां वैल्यू 12 से ग्रेटर है, एंड ऑपरेटर का यूज किया, 12 20 से छोटी है, एंड मतलब जब दोनों ट्रू होगी ना तभी आंसर आपको रिटर्न होगा। दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, और में जब एक भी ट्रू होती है तो आंसर मिल जाता है आपको, राइट। तो यहाँ पे जहाँ 12 से ज्यादा और 20 से कम वैल्यू होगी तो उन्हीं रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर पाओगे। लिखा कैसे, लिखने का तरीका समझ लो कि डेटा फ्रेम के कॉलम को यदि एक्सेस करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में, कॉलम यदि लेबल टाइप है तो सिंगल डबल इन्वर्टेड में ही लिखना है। ओके, विच कमांड विल गिव द आउटपुट 24, इनमें से सॉरी, मतलब कौन सी कमांड लिखोगे आप जिससे आपको 24 आउटपुट मिलेगा। तो भाई 24 क्या है पहले तो ये देख लो। यहाँ पे आपके सामने 1 2 3 4 तो कॉलम हो गए और 6 रो है, तो 6 4 जा 24, मतलब डेटा फ्रेम के साइज की बात हो रही है कि डेटा फ्रेम में टोटल 24 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आप यूज कर लेना साइज एट्रीब्यूट का, df.size लिखोगे जब आपको 24 एज आउटपुट मिलेगा। ओके, राइट कमांड टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इन द रिवर्स ऑर्डर, ऑल्सो डिफाइन दिस कमांड। कौन सी कमांड है जिसका यूज करके आप सारे रिकॉर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस कर सकते हो। तो लोक आईलोक मेथड की मदद से आप एक्सेस कर सकते हो रिकॉर्ड्स को, लेकिन यहाँ जो स्टेप आप डिफाइन करते हो उसको निगेटिव ऑर्डर में, मतलब -1 जब लिखोगे तो सारे रिकॉर्ड आपको निगेटिव ऑर्डर में, ऑपोजिट ऑर्डर में शो होंगे। सो डीएफ डेटा फ्रेम का नाम .iloc मेथड का यूज कर लिया, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे आपने स्टार्ट एंड स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन आपने स्टेप -1 स्पेसिफाई किया है। सारे रिकॉर्ड जब डिस्प्ले करवाने होते हैं तो यहाँ पे आप स्टार्ट और एंड स्पेसिफाई करते हो। जब आप ये स्पेसिफाई नहीं करते हो तो -1 स्टेप से एक एक रिकॉर्ड आपको ऑपोजिट ऑर्डर में शो होते हैं। सो रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है तो -1 स्टेप का यूज कर लेते हैं, like this. So data frame iloc is property that is used to select rows and columns by position oblique index. If the position or index does not exist, it gives an index error. Okay? समझ में आ गया? अभी समझा था iloc loc method। 35th का और का क्वेश्चन, या तो वो 3 अटेम्प्ट करना है या फिर एक सिंगल सा अटेम्प्ट करके आ जाना। क्या? राइट कमांड टू डिस्प्ले दी बॉटम 3 रिकॉर्ड्स, बॉटम से 3 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना है। ऑल्सो डिफाइन दिस कमांड, कौन सी कमांड यूज करोगे और क्या होगी ये कमांड, उसको भी डिफाइन करो। तो अच्छे से बताया था मैंने सीरीज डेटा फ्रेम में जब लास्ट से आपको कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है या फर्स्ट से कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो 2 स्पेसिफाइड मेथड्स है जिनका हम यूज करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल हर पेपर में पूछी जाती है। हेड और टेल मेथड। हेड मेथड डेटा फ्रेम सीरीज के टॉप से डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो या फिर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को भी आप टॉप से एक्सेस कर सकते हो। इसी तरीके से टेल मेथड लास्ट से डिफॉल्ट 5 रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो या लास्ट से नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पे यूज करिए इसने टेल मेथड, जैसे कि df.tel मेथड। टेल में हमें
हमें लास्ट से 3 रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, तो एज ए पैरामीटर 3 स्पेसिफाई कर दिया। तो जैसे ही आपने 3 स्पेसिफाई किया है तो इस डेटा फ्रेम के लास्ट से 3 मतलब कि इन 3 रिकॉर्ड्स को आप एक्सेस कर पाओगे टोटल। समझ में आ गई बात? हेड फंक्शन होता, टॉप से बोला जाता तो हेड फंक्शन यूज कर लेते हैं। हेड फंक्शन भी बिल्कुल ऐसे यूज होता है, df डॉट हेड। फाइन। H और T स्मॉल आता है, पाइथन कैसे सेंसिटिव है, ऐसे यूज करना। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द लास्ट 10 रोज। दिस फंक्शन रिटर्न्स लास्ट 10 रोज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द पोजीशन। फाइन। सो अच्छे से समझ में आ गए कैसे क्वेश्चन सेक्शन ई में हो सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ फिनिश हुआ हमारा आज का 10th सैंपल पेपर। आई रिमाइंड यू कि मैंने 1 से लेकर 10 पूरे 10 सैंपल पेपर क्लास 12th के लिए बनाए हैं। होपफुली आपने सारे सैंपल पेपर्स देखे होंगे। अब जितनी मैंने मेहनत करी है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना 100% देना है, ताकि आप इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करके एग्जाम को फोड़ के आ सको, 70 में से 70 मार्क्स लेकर आ सको। लाना है ना? सो अब लग जाओ बिल्कुल आज से ही मेहनत करने, सारे सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व करना। बट रिमेंबर, सैंपल पेपर को सॉल्व करने के पहले एक बार जो चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं उनके वन शॉट देख लेना। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है वो स्ट्रेटेजी देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं, प्री बोर्ड में भी आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं ना। सो उसके लिए आपको सारे सैंपल पेपर्स अभी से रिवाइज कर देना शुरू कर लेना है। टाइम लेकर बैठो, मतलब वॉच अपने साथ रखो, पानी अपने साथ रखो, पेन पेपर अपने साथ रखो, सैंपल पेपर खोलो और सॉल्व करना शुरू कर दो। वीडियो नहीं देखना चाहते हो तो बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, उनका भी यूज कर सकते हो। स्पीड मेंटेन रखो, लिखने के लिए हैंडराइटिंग का प्रॉपर हैंडराइटिंग कैसे आपको फॉलो करनी है वो भी देखो। इन सैंपल पेपर की यदि ये 10 सैंपल पेपर आपने सॉल्व कर लिए, बिलीव मी कि आप अपनी हैंडराइटिंग, टाइम, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज कर चुके होंगे। लेकिन बिफोर दैट आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है, सारे वीडियो लेक्चर्स को देखना है एक बार, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। ओके, सो यहाँ पे हमारा सैंपल पेपर फिनिश होता है। अगेन मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पर CUET को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सो आगे आपको CUET का एग्जाम भी देना है, सो इसके लिए भी क्लास 12th IP को आपको अच्छे से समझना है। यदि ये सैंपल पेपर्स अच्छे से कर लिए, जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो अच्छे से कर लिए, तो ऑब्वियस कि आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ जैसे आपका एग्जाम होगा, आपको CUET क्रैक करनी होगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, राइट। सो आप सारे वीडियो लेक्चर्स को कहाँ से एक्सेस कर सकते हो? ना सिर्फ यूट्यूब से, बल्कि magnetbrains.com ऐप से भी और वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको यदि कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पेज को भी एक्सेस कर सकते हो। बाय द वे, आप बुक्स, ई बुक्स, सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, एवरीथिंग विच इज़ 100% फ्री, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।